कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और एक बहुत ही अहम सेशन फेडरल रिजर्व के डिसीजन से पहले का लास्ट का 1.5 घंटा, उस पर बात होगी और स्ट्रैटेजी पर बात होगी और आपके लिए बहुत सारी कॉल्स लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले सतर्क बाजार, सिर्फ 100 अंकों के दायरे में घूम रहा है निफ्टी बैंक में 250 अंकों का दायरा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप का जोश हाई। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा मजबूती, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में करीब 2 से 3% का उछाल। और आईटी शेयरों में, ऑटो और आईटी शेयरों में रौनक कायम। बीमा शेयरों में दूसरे दिन भी अच्छी खरीदारी। CLSA के रेटिंग अपग्रेड से मैक्स फाइनेंशियल सबसे ज्यादा 3% उछला। ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ में भी तेजी। M&M की सब्सिडी कंपनी लास्ट माइल मोबिलिटी में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। IFC करीब 6000 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर 10 से 13.5% हिस्सा खरीद सकती है। और 5G के बाद अब 6G की तरफ बढ़ा देश। PM मोदी ने लॉन्च किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। इस बार स्टार्टअप के जरिए क्रांति लाने की कोशिश। चलिए, जैसा मैंने कहा, आखिरी 1.5 घंटा और उसके बाद वो फेड का ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और आज प्रोड्यूसर साहब ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है इसको, वीरू। मैंने लिखा था कि वेट एंड वॉच, उन्होंने उसको किया अभी इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो वो वो अल्ताफ़ राजा का वो गाना जो एक बहुत फेमस हुआ था अभी, हाँ बस अब वही है, उसी इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में फेड के आउटकम से पहले, और कंसोलिडेशन भी खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का हम बात करेंगे, दोनों की। लेकिन एक और चीज़ जो आज की स्टैंड आउट करती है, जो सुबह की IT रैली थी वो फेल हुई, उसने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया होगा। मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया उसने। और बैंक निफ्टी पर भी 40,000 पर रेजिस्टेंस। तो क्लियरली थोड़ा हायर लेवल पर अब मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन ये अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। ये एक अच्छी चीज़ है एटलीस्ट ट्रेडर्स के लिए, वीरू। जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए अनुज। लेकिन एक बात है, इस बड़े ग्लोबल इवेंट को बाजार बड़ी सतर्कता से और बड़े धैर्य से दिख रहा है। अगर मैं इसमें एक टाइटल और जोड़ दूं कि मैं झुकेगा नहीं, क्या ये मैसेज देने की कोशिश करी है इंडिसेस ने? ओके, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट कि निफ्टी IT कोलैप्स हुआ। निफ्टी IT स्टिल डे लो पे ट्रेड करा जब मैं आप और बात कर रहे हैं। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन्होंने क्या मैसेज दिया? अप्रोच क्या रहेगी इस आखिरी के 1.5 घंटे के सेशन के लिए? तो हाँ बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो मैं ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स भी देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये मान के चल रहा है कि कल बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मिलेगा। हो सकता है कल एक एंटी क्लाइमैक्स आ जाए मार्केट में। मतलब हर कोई ये मान के चल रहा है ना कि कल बहुत बड़ा दिन होगा और बहुत बड़ा गैप अप या डाउन मिलेगा। क्या स्मार्ट ट्रेडर एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा है एक, और क्योंकि उसकी वजह से प्रीमियम हाई है, क्योंकि एक इवेंट है इसको और इवेंट का प्रीमियम है। देखिए आज ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आप, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आप टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस में देखेंगे ना, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम गिरे हैं आज। इवन व्हेन मार्केट एकदम तेज था तब भी कोई कॉल के प्रीमियम में जंप नहीं था, और इस समय तो कॉल के प्रीमियम काफ़ी नीचे हैं। और एक चीज़, ये पुट, कॉल और पुट देखिए, 17,200 250 समझ में आता है, 17,150 तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एट द मनी है। वहाँ पर भी बिल्डअप है और काफ़ी बिल्डअप है। 41 लाख का बिल्डअप है। 17,200 की कॉल में 50 लाख का बिल्डअप है, और 17,250 तक की कॉल देखिए, उसमें 41 लाख का बिल्डअप है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैं, क्योंकि खाली बिल्डअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 17,250 की कॉल सिर्फ 28 रुपये, 17,200 की कॉल सिर्फ 45 रुपये, और इवन 17,150 की कॉल सिर्फ 70 रुपये। तो मतलब एक कॉल राइटर को इस लेवल का कन्विक्शन चाहिए कि 17,220-30 के ऊपर आप नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ वहीं आप इवन पुट्स के आंकड़े देख लीजिए, पुट्स में भी 17,100 में अच्छा कन्विक्शन है खैर, लेकिन 150 और 200 के पुट में भी बिल्डअप है। वो तब होता है जब आप मैक्सिमम प्रीमियम ईट करना चाहते हो तभी, वरना 17,135 के पुट में आप 17,200 के पुट बेचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको 107 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पर, और इंट्रिंसिक की जो वैल्यू है वो आप पूरा ईट करना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज खाली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर मैं जाऊँ आज
17,250 निकालना मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, और नीचे मुझे लग रहा है कि 17,000 भी तोड़ना मुश्किल होगा। तो एक शायद एक दायरा सा बन जाए अब, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए मार्केट को खबर चाहिए, ब्रेकआउट के लिए अच्छी खबर चाहिए। बैंक निफ्टी पे आई है। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। 40,000 से 40,200 की सुबह हमने बात की थी कि बड़ी रेजिस्टेंस है, और वो प्ले आउट हुई है। वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि 40,000 के ऊपर आप निकले सुबह, लेकिन टिक नहीं पाए। 40,085 से थोड़ा फिसले, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी है। तो 40 से 40,200 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, और 40,000 की कॉल और पुट दोनों देख लीजिए आप। मुझे लग रहा है कि दोनों पर आज ऑप्शन राइटिंग हुई है। निफ्टी बैंक की 40,000 की कॉल और 40,000 के पुट, दोनों में कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट आज करीब करीब 70 लाख शेयर जुड़े हैं। ये 40,000 के पुट देखिए, इसका प्रीमियम देखिए आप 218 रुपये के करीब, और करीब 25% गिरा है प्रीमियम। और 40,000 की कॉल का प्रीमियम भी गिरा है, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन प्रीमियम गिरा है। उसका प्रीमियम करीब करीब 7% नीचे है, और वही 215 रुपये के करीब। तो 400 रुपये के करीब कंबाइंड प्रीमियम है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्मार्ट ट्रेडर ने जो है कोशिश की है आज की इस मार्केट को एक ऑप्शन राइटिंग के थ्रू प्ले किया जाए। हो सकता है कि कल मार्केट एक आपको एंटी क्लाइमेक्स दे दे, मतलब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि कल बड़ा मार्केट में मूव आएगा, लेकिन एटलीस्ट ऑप्शन राइटर की तरफ से तो ऐसा कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहा है मुझे। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच बन रही है वीरू? अनुज मैं एक बात पूछना चाहूँगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आएंगे, ये ग्लोबल इवेंट जिस पे हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ी देर में उसको रीड करेंगे। ये ग्लोबल इवेंट बड़ा इवेंट है, 25-50 और कोई ना हाइक होने की, हर चीज़ की सर्कमस्टेंसेस में बात करते हैं। वो इंडेक्स जो सबसे बड़ा एडवांटेज कैरी करेगा, आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी, 40,000 की इंपॉर्टेंस क्या है आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, और लगभग वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 40-200 पे आपका फॉलोइंग 20 डे में है। अगर मैं आपसे कहूँ इस इवेंट के मद्देनजर एक रिस्क लेना है, तो किस इंडेक्स पे रिस्क लेंगे? लॉन्ग साइड पर, किस इंडेक्स पे लेंगे शॉर्ट साइड पे? बहुत टफ सवाल है वैसे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ आप बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 40,200 निकालना मुश्किल होगा वीरू, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रैली बन चुकी है बैंक निफ्टी में, और जैसा आपने कहा 20 डेमा भी वहीं प्लेस्ड है, और फॉलिंग 20 डेमा है, और फॉलिंग 20 डेमा नॉर्मली रिस्पेक्ट करता है मार्केट रैली में, और स्पेशली अगर ओवरऑल ट्रेंड वीक हो। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, हम सबको पता है। अच्छा, ये हम सबको पता है कि एक रिलीफ रैली है, एक होप रैली है ये मार्केट के इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि ये रैली फेल होगी। लेकिन हाँ 40,200 अगर निकला तो फिर मुझे लग रहा है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन वो बेस केस नहीं है मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आप थोड़ा रिस्क शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं, लेकिन कल ले लीजिए उसको, आज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मार्केट का कल जो भी मूव आना है ना, वो कल समझ के, फेड को समझ के फिर मूव लीजिए। गैम्बलिंग मत करिए। आज आप जो भी ट्रेड लेकर जाएंगे ना, घर लेकर जाएंगे, वो गैम्बलिंग है, एक लेवल पे गैम्बलिंग है। आप अगर घर पे कोई भी ट्रेड आज लेके जाएंगे तो गैम्बलिंग मत करिए। कल देख लीजिए मार्केट का मूड किस तरीके से, और उसके बाद फिर एक्ट करिए। हाँ ओके, ये पॉइंट टेकन। चलिए अभी काम करते हैं, स्टॉक्स पे समरी पे आते हैं। जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है डेरिवेटिव्स में, और जरा डायरेक्टर साहब वो जरा आंकड़े लेके आइए बिल्डअप के। और सीमेंट में दो स्टॉक्स, जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, मैं कहूँगा कि इस पर ज़रा नज़र रखिएगा। दरअसल अल्ट्राटेक सीमेंट पहले से भी पॉइज था, और इस वक्त भी स्टैट्स के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। 2.4%, देखिए भारी स्टॉक है, उसके लिए 2.4% भी काफ़ी होता है, और जेके सीमेंट लगभग 12.5% है, यहाँ बिल्डअप है। उसके बाद फाइनेंस स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल्स पे सुबह बातचीत भी हुई थी, बट एज फार एज OI गेन इज कंसर्न करीब करीब 0.18% का, 0.28% का, मन्नापुरम में करीब 13% का, और IDFC में करीब 7.8% का। IT में मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि मिड कैप IT पे बाजार फिर भी थोड़ा सा अगर आप देखें ठीक ठाक था आज, 6.1%, कोफोर्ज M6 लगभग 7%, एम्फेसिस लगभग 6.5%। बट बड़ी एक रोचक चीज़ थी, ये जो निफ्टी IT का डाउन साइड खोला है ना, ये खोला है लार्ज कैप IT ने। जब मैं इस OI समरी को रीड कर रहा था, जब मैं इसको समझ रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी स्पेस में लॉन्ग बिल्डअप थे, बट ओनली HCL टेक्नोलॉजीज एंड इन्फोसिस, ये दो स्टॉक्स ऐसे थे जो कि ह्यूज वाइल्ड OI गेन कर रहे थे ऑन द शॉर्ट साइड। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, इन दोनों ने अपने साथ आज शॉर्ट जोड़े हैं, और इवन विप्रो, याद रखिएगा द थर्ड मेजर IT स्टॉक, इसने आज शॉर्ट जोड़े हैं। तो मिड कैप IT में थोड़ी बाइंग थी, बट लार्ज कैप IT शॉर्ट विटनेस करता हुआ। और एक और स्पेस पे आते हैं जहां पे शायद हमें बात करनी चाहिए, एंड दैट्स बैंकिंग। याद रखिएगा यहाँ पे बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और RBL बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे थे। आज लॉन्ग साइड पे 5.26 और साथ ही साथ 2.9% बिल्डअप। अनुज बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ कमाई का अड्डा में
कौन कौन शिरकत करेगा। एक दमदार पैनल रोज की तरह हमारे साथ जुड़ने वाला है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, राहुल शर्मा जी जुड़ेंगे आज हमारे साथ, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया और अमित सेठ। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका से खास बातचीत करेंगे। 2:30 बजे होगा हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है। आज सुमित करेंगे फार्मा शेयरों के अंडर परफॉर्मेंस की चर्चा। 2:40 पर होगा 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन लेंगे राहुल शर्मा से, मानस जायसवाल से लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, अमित सेठ से आएगा चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह रहेंगे हमारे पास। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे रेनेसांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका और 3 बजे बताएंगे कि किन शेयरों पर रहेगी हमारी नज़र। चलिए लेकिन एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं अब और गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं हमारे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? बिल्कुल, यस, आपने सही समय बताया कि रिलीफ रैली का के लिए फिलहाल, और इसलिए स्टॉक जो मैंने चुना है बाउंस बैक के लिए वो है अशोक लेलैंड। काफी गिरावट देखी है अशोक लेलैंड में, 150 से करीब 136-35 तक देखी, फिर एक बाउंस मिला है, ट्रेड करा है 139 के आसपास। 138 का एक स्टॉप लगाना चाहिए अशोक लेलैंड पर। कल तक के लिए टारगेट 142 नजर आते। यस, अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड में बाय करिए। 142 का टारगेट आपको लगाना है। काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक और अब एक थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर। राहुल शर्मा को जोड़ लेते हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ी रिलीफ रैली देखिए मार्केट ने ओवरसोल्ड लेवल से और एफआई शॉर्टिंग 91% रिकॉर्ड हाई। आप किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट का टेक्सचर और आपकी कॉल क्या होगी इस समय? जी देखिए, मार्केट काफी ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैक्रो लेवल पर जो हिसाब से एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, क्लियरली अगर कुछ भी ट्रिगर आता है, जरा भी डोविश स्टांस का आज रात के पॉलिसी में आता है, तो मेरे हिसाब से कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। फिलहाल मार्केट दोनों साइड में है, बुल और बेयर दोनों साइड में, जरा भी क्यू नहीं दे रहा है, काफी रेंज बाउंड है। इनफैक्ट आज के जो हिसाब से ओआई डेटा बिल्टअप हो रहा है, 17,200 17,000 की बैंड में पूरा का पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम मंथली ऑप्शंस देखें तो वहां पर 17,000 का बेस अभी भी बरकरार है। जब तक हम 17,000 के ऊपर है, जो हमारा माइक्रो व्यू है, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है, वो यहाँ पर बुलिश है। और मुझे लगता है 17,000 के ऊपर जब तक हम टिके हुए, इवेंट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेट एंड वॉच है। अगर इसे ट्रेड करना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है कि 17,500 के जो कॉल ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी के, तकरीबन 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कॉन्ट्रारियन ट्रेड है ये, छोटे ऑप्शन काफी सस्ता प्रीमियम है। अगर व्यू सही हो जाता है तो ये ऑप्शन में डबल से ट्रिपल होने का पोटेंशियल है, यानी 17,600 तक की अपसाइड जो एक हमने गैप बनाया है डेली चार्ट्स पर, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर। तो ऑप्शन के जरिए लीजिए, फ्यूचर्स में आप पर ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं रहेगी। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप की बात है, टाइटन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगातार पिछले 3-4 महीनों से हमने सेलिंग प्रेशर देखा था टाइटन में। लोअर हाई लोअर लो का जो सेटअप है वो फाइनली रिवर्स होते हुए दिखा है। मार्च के महीने में एक हायर लो टाइटन ने बनाया है और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिवर्सल कंफर्म हुआ है डेली चार्ट्स के ऊपर, जो हमें तकरीबन 2600 से लेकर 2650 तक के लक्ष्य ऊपर में दिखा सकता है। टाइटन को बाय करने की राय रहेगी। 2450 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और एक रिवर्सल यहाँ पर टाइटन में आता हुआ दिखता है। ओके, टाइटन आपका बाय ट्रेड है 2507 और टाइटन याद रखिएगा अपनी लगभग 15 नवंबर 2022 से जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करने के कगार पे। ऑल इट्स ऑन बैक फुट राइट नाउ, बट स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है। अच्छा राहुल जी, एक हल्का सा प्रश्न जोड़ूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि 30 मार्च की कॉल लीजिए 17,500 की। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी ही है और उसको पूरा प्ले करना है, 6 अप्रैल की कॉल क्यों ना लूं फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की? इस पे हल्का सतर्क 10 सेकंड आपके। जी, अब जी देखिए, दोनों में डायरेक्शन सेम ही है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग आएगी तो काफी फास्ट और एग्रेसिव होगी, इसलिए मेरे हिसाब से ये छोटा जो 25 पॉइंट का प्रीमियम है एक तरह से लो रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड साबित हो सकता है, इसी वजह से है। और देखिए हम काफी एक्सट्रीम्स पर है और जब एक्सट्रीम पर होते हैं तो 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आना बहुत ही नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आई थिंक दोनों ऑप्शन किए जा सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक जो 29 मार्च की एक्सपायरी की जो कॉल है वहां पर प्रीमियम सबसे सटीक है। ठीक है, चलिए तो ये इस समय निफ्टी पर आपके लिए एक स्ट्रैटेजी पर लेकिन काम करते हैं, कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं। फिर
मानस, गुड आफ्टरनून मानस, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, ट्रेड आज का खरीदारी करने का ट्रेड होगा और वो सन फार्मा में होगा। पिछले करीब 13-14 सेशन से स्टॉक लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो सन फार्मा में खरीदारी करेंगे। 959 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 990 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन भी ले सकते हैं, 970 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 5 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से 19 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, सन फार्मा 970 का कॉल ऑप्शन आपके पास एक विकल्प है, बट फ्यूचर्स को 968 पर आप ले सकते हैं, ये भी आपके पास विकल्प है। सन फार्मा याद रखिएगा। आज दवा पे डिस्कशन हमारा होगा, आज क्या चल रहा है हमें, और जानने की कोशिश करेंगे इस स्पेस को एग्जैक्टली। टाइटन, देन अशोक लेलैंड, देन सन फार्मा। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या परचेज करेंगे आप इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव कॉल रहेगा इस समय। डाबर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मंथली और वीकली सपोर्ट है यहाँ पे लगभग 520 से 530 का। स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड एरिया अच्छा है। प्राइस और आरएसआई में देखें तो एक डाइवर्जेंस वहां पे है। 10 और 20 क्रॉस कर चुका है स्टॉक और इट्स टाइम टू मूव अप। 537 का प्राइस है लगभग, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 548 और स्टॉप लॉस रहेगा 529 का। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय आपके लिए कुछ कॉल्स डाबर पर कॉल है इस समय, और इंटरेस्टिंग कॉल ये डाबर की। एफएमसीजी में थोड़ा ट्रैक्शन क्लियरली विजिबल है। गुरांग जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ, और एक बार मार्केट वापस थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ट्रैक्शन लाने के लिए। निफ्टी बैंक खासतौर से वापस एक बार 40,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का इंट्राडे। 39,998 तक वापस जाकर बैंक निफ्टी आया, तो क्लियरली कोशिश तो कर ही रहा है। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपको क्या स्टॉक पसंद है? धन्यवाद अनिल जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पावर एंड ट्रांसमिशन का जो क्षेत्र है, और जिस तरीके से नई ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता आने वाले कुछ सालों में जोड़ी जाएगी, वो कन्वेंशनल भी होगी, सोलार भी होगी, विंड पावर भी होगी, और उसके लिए ये जरूरी होगा कि हमारे पास भारतवर्ष में एक मजबूत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम वितरीकरण कहते हैं, वो ढांचा खड़ा हो। ईपीसी प्लेयर्स जो भी हैं, उनको इस जो परिवर्तन एडिशनल ऊर्जा उत्पादन होगी उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटीज खड़ी करनी होगी। उस तर्क से हमने 2 स्टॉक्स चुने हैं यहाँ पर। एक है पावर ग्रिड और दूसरा है केईसी इंटरनेशनल। हमें लग रहा है कि ये जो एडिशनल एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उसको लेकर के सरकार के तरफ से काफी कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स ईपीसी प्लेयर्स को मिलेंगे, जहां पर पावर ग्रिड और केईसी इंटरनेशनल ये 2 कंपनियां हैं जो कि बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, केईसी इंटरनेशनल, पावर ग्रिड। यहाँ पे पावर स्पेस पे आपका व्यू पॉजिटिव है। एक सेकंड, पावर ग्रिड हो गया यहाँ पर, और केईसी। अच्छा, एक बार आप लिखे आइएगा आप रिलायंस स्टॉक ऑफ द डे। याद रखिएगा कि डिस्कशन सिर्फ इंडेक्स की प्रोस्पेक्टिव ट्रेजेक्ट्री जो आ सकती है उस पर डिस्कशन करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। इससे पहले ये डिस्क्लेमर, इट्स नाउ एट 2283। सुबह हल्का सा सिंक हुआ जैसे कि, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि रिलायंस ने 9 मार्च के बाद कल पहली बार 10 डेमा को स्ट्राइक किया। आज का लो सुबह सुबह जो लगा ओपनिंग के बाद वो था 10 डेमा एग्जैक्टली, और अब करीब 2283 पे। राहुल जी, आपने ऑप्शन स्टैट्स को रीड किया होगा, और वी आर इन द मिडिल ऑफ सीरीज, और उससे थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, बट अभी भी अगर आप देखें ये सीरीज लंबी है। लो लगाया इसने इस दौर में करीब 2128 का, यानी अब वहां से 2200, 2250, 2260 की ट्रेजेक्टरी को पार कर चुका है। आपको पुट राइटर्स कहाँ पे विजिबल हैं, 2300 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2306 पे 20 डेमा प्लेस्ड है, फॉलिंग 20 डेमा प्लेस्ड है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं रिलायंस को इस वक्त? देखिए, जो हिसाब से कल का हमने मूव देखा था, एक तरह से बाउंस यहाँ पर आना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका था रिलायंस, और साथ ही में जो ऑप्शन राइटर्स है उन्होंने बेस शिफ्टिंग करते हुए देखा। इनफैक्ट
जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ बिल्डअप है 2200 पर है, लेकिन जो हिसाब से 2260 में यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, मेरे हिसाब से क्लियरली यहाँ पर बेस शिफ्टिंग होते हुए दिख रही है। 20 डीएमए का रेजिस्टेंस जरूर है स्टॉक को 2300 रुपए के आसपास, तो 2300-2305 की एरिया रिलायंस को निकालनी बहुत जरूरी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक वापस फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है। तो ये जो क्रूशियल एरिया, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है कल की प्रॉफिट्स में हो अगर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज जो स्टॉक का जो इनहेरेंट सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो अभी भी सेल ऑन राइज का है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। शायद स्टॉक को थोड़ा और टाइम यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा कोई तरीके का बेस फॉर्मेशन करने के लिए। तो 2300 का स्टिफ रेजिस्टेंस है, फ्रेश लॉन्ग की एडवाइस तो नहीं रहेगी यहाँ पर। इनफैक्ट अगर लॉन्ग पोजीशंस हो तो प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। ओके चलिए, इस समय निफ्टी में जैसा मैं कह रहा था, एक वापस एक मूव आ रहा है, कोशिश कर रहा है मार्केट थोड़ा एक बार वापस ऊपर की तरफ जाने की, और बैंक निफ्टी वापस एक बार 40,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। एक बार जरा वापस लेकर आइए आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। सुबह रैली हुई आईसीआईसीआई बैंक में, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, ये देखिए एक लगातार प्रॉफिट बुकिंग आई। सुबह 10 बजे ऑलमोस्ट रेड में आया वो स्टॉक, और अब वापस कोशिश कर रहा है डे हाई पर जाने के लिए। 859 इस समय आईसीआईसीआई बैंक, और निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय बैंक निफ्टी में वापस आईसीआईसीआई बैंक का, और एक शानदार मूव इस समय वापस। इनफैक्ट पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का 98 पॉइंट की रैली में 106 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको बता रहा है किस तरीके का एक इन्फ्लुएंस रहा है आज आईसीआईसीआई बैंक का। राहुल, एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, कुछ लग रहा है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म बॉटम बन रहा है? जी अनुज, देखिए जो हिसाब से बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, क्लियरली एक डाइवर्जेंस था। प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग प्रेशर देखा ये लास्ट लेग ऑफ डाउन मूव में, पीएसयू बैंक्स ने नहीं देखा, और कहीं ना कहीं लीडरशिप थी आईसीआईसीआई बैंक में पूरे प्राइवेट बैंकिंग पैक की। अगर ये लीडरशिप रिवर्स होनी है तो मेरे हिसाब से जो इसका प्रीवियस टॉप है 6 मार्च का जो टॉप है, आई थिंक वो निकालना बहुत जरूरी है। 876 का लेवल है मेरे हिसाब से, जो हिसाब से अभी चार्ट्स शेप हो रहे हैं, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल निकल जाए। और देखिए जब जब पास्ट में बैंक्स ने लीडरशिप दिखाई है, निफ्टी का मूव सस्टेन हुआ है। और देखिए कल से चालू हुई थी बैंक निफ्टी में एक तरह से लीडरशिप। इनफैक्ट फॉलिंग वाले डे पे रिलेटिवली बैंक निफ्टी कम गिरा था। तो मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ बैंक्स के ऊपर, खास करके पीएसयू बैंक्स। लेकिन जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, मेरे हिसाब से 875 876 जैसे ही निकलता है आईसीआईसीआई बैंक में पोजिशनली यहाँ पर सेटअप रिवर्स होता हुआ दिखेगा, जहां पे 950 तक के टारगेट्स ओपन अप होंगे। तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच जोन में है मेरे हिसाब से। पीएसयू बैंक रिलेटिवली बेटर पिक है बैंकिंग पैक में। जी हाँ, इसमें कोई तरह नहीं कि अगर आप आज की थीम को देखें, मतलब मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ, बैंक्स का ये मूव वेल सपोर्टेड बाय पीएसयू बैंक्स है। बैंकिंग में आज अगर आप ओआई क्लासिफिकेशंस को देखें, बीओबी में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, 0.8% ओआई घटा है। कैनरा बैंक में 1.8%, देन अगर आप एसबीआई में आए तो 1.1% है। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप अगर आप देखें तो यहाँ पर। अच्छा, अब आइए आप एनबीएफसी स्पेस में। मैंने आपको सुबह एक ट्रेड मतलब डिस्कशन में शामिल किया था, दैट वाज कैनफिन होम्स। याद रखिएगा, कैनफिन होम्स को हमने पिक तब किया था जब इसका भाव था करीब करीब आज 540 के आसपास। अभी ये डे हाई पर है, और इसने क्या अचीव कर लिया? मैंने ये प्रश्न पूछा था सचिन से। मैंने कहा सचिन, इसने 10 डेमा पार किया है लगभग 13 मार्च के बाद पहली बार, और ये क्या 20 डेमा को स्ट्राइक करने जाएगा? उन्होंने कहा हाँ जाएगा, एग्जैक्टली 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। इस पर अमित अपनी राय रखिएगा। अब बिटवीन 548 टू अप्रोक्सीमेटली 555 यानी 555 से 547 के बीच में इसके 4 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 20, 100 और 50 और 200 डेमा। आप कैसे अप्रोच करेंगे, या फिर आपके पास एनबीएफसीज में कोई बेटर ऑप्शन है चेज करने के लिए इस बात? नहीं वीरेन जी, बिल्कुल सही चॉइस आपका। कैनफिन होम सवेरे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, इट इज क्वाइट अ गुड चार्ट। 3% स्टॉक ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जिनकी पोजीशन है वो बने रहे डेफिनेटली। स्टॉक 500-555 की ट्रेजेक्टरी की तरफ मुझे लगता है बढ़ रहा है। फ्रेश पोजीशन हम तभी लेंगे जब ये मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट कटेगा, लगभग 555-560 वो क्रॉस करेगा, देन वी मे लुक एट फ्रेश पोजीशंस। नहीं तो जिनकी पोजीशंस है वो इससे ट्रेल करे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 540 रुपीज। ओके चलिए, आप एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मार्केट की स्ट्रैटेजी से ब्रेक लेते हैं, आएंगे वापस ऑब्वियसली, लेकिन एक कॉर्पोरेट पर फोकस करते हैं। पिछली कुछ तिमाहियों से रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी रौनक दिख रही है, और कंपनियां कह रही हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स फटाफट बिक रहे हैं। इस तेज़ी में नॉर्मली प्लाईवुड और पेंट जैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी बढ़ जाती है, खासकर
प्लाईवुड इंडस्ट्री में डिमांड सिचुएशन कैसी है ये समझने के लिए कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ हैं सेंचुरी प्लाईवुड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। केशव जी गुड आफ्टरनून। तो बताइए डिमांड कैसी रही है? रियल एस्टेट में तो बूम है क्लियरली, प्रोजेक्ट्स कई प्रोजेक्ट्स तो मतलब आते हैं और 3 दिन के अंदर पूरे सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके लिए भी ये इसी तरीके से फेवर में होगा एज एन एंसिलरी इंडस्ट्री, लेकिन आप बताइए हमें। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो के लिए बुलाने के लिए। देखिए क्या है कि अभी रियल एस्टेट में नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड में थोड़ी मंदी दिख रही है। इसके पीछे प्राइमरी रीजन है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना। इंटरेस्ट रेट जितने इंक्रीज हो गए उससे EMI बहुत इंक्रीज हुआ है और इसके चक्कर में लोग अपने डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो बिकॉज डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, इसीलिए होम इम्प्रूवमेंट या नए होम्स के रेनोवेशन पे या नए होम्स की फर्निशिंग पे अभी लोग होल्ड ऑन कर रहे हैं और इस डिसीजन को थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में बूम है वो हम हमारे जैसे कंपनीज को हेल्प करेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो EMI जो बढ़ी हैं इनकी वजह से एक थोड़ा नियर टर्म में प्रेशर आया है, तो Q4 क्या Q3 से इसका मतलब आपका थोड़ा मतलब खराब होगा ये माना जा सकता है? नहीं, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आया है। प्लाईवुड में जनरली डिमांड थोड़ी वीक है, लेकिन क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं और क्योंकि हमने काफी सारे स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए हैं, तो सेंचुरी विल डू बेटर देन द मार्केट और इस क्वार्टर में भी हमारी परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छी रही है। अच्छा केशव जी, जैसे कि आपने कहा कि डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड अगर आप देखें थोड़ा सा थिन पड़ रहा है यहाँ पे, जिसका इम्पैक्ट डिमांड पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कि एग्जैक्टली मौजूदा डिमांड में भी ग्रोथ आएगी कहाँ से। अब अगर मैं सारे सेगमेंट्स को देखूं, चाहे वो MDF हो, चाहे वो प्लाईबोर्ड हो, चाहे वो लेमिनेट्स हो, अभी क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ आप MDF पे काफ़ी कैपिटलाइज कर रहे हैं एंड MDF काफ़ी सब्सटेंशियल और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स कमांड भी करते हैं। आगे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? अपने अभी का जो हालिया एडिशन था वो भी MDF में करा, कैपेसिटी एडिशन। आगे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे इस वक्त, अगर मैं अगले 6 या फिर 9 महीने से साल भर की अवधि मान के चलूँ तो? देखिए हम सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारे सेगमेंट्स में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन MDF में केपेक्स का अमाउंट ज्यादा होता है क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो कम रहता है। तो प्लाईवुड में आपको बहुत सब्सटेंशियल वैल्यू में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन कैपेसिटी काफी बढ़ रही है और उससे टर्नओवर काफी बढ़ेगी। लैमिनेट में भी सेम चीज है और MDF में क्योंकि केपेक्स ज्यादा है तो दिखता है कि MDF में ही केपेक्स हो रहा है, बट ऐसा नहीं। तो हमारे सारे सेगमेंट्स में हम बुलिश हैं। MDF में अभी हमारी नई कैपेसिटी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है होशियारपुर में, तो इसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा। प्लाईवुड में हमारी डिमांड अभी भी अच्छी है, इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए और लैमिनेट में भी हम नए सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इससे हमें आगे जाके ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे सारे सेगमेंट्स में नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ठीक दिख रही है। ओके, ग्रोथ ठीक है, मतलब सारे वर्टिकल्स ठीक कर रहे हैं आपके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी इस क्वार्टर में या फिर अगले और कुछ छोटे समय अवधि में कुछ प्राइस हाइक लेंगे आप? और अल्टीमेटली मेरा प्रश्न यही होगा कि इन प्राइस हाइक्स के साथ इस पूरे साल का अगर आप देखें प्राइस हाइक कितना हो जाएगा? और थोड़ा सा ये सर कि पोस्ट कोविड आई थिंक जो लोग थे उनका ब्रांड्स की तरफ, ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ बड़ा फोकस बढ़ गया था। क्या थोड़ा सा अब उनका स्लिप अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ फिर बढ़ रहा है क्या? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। देखिए हमने क्योंकि अलग कैटेगरीज में अलग डायनामिक्स होते हैं, तो हमने प्लाईवुड में जनवरी के अंदर ही एक प्राइस इंक्रीज लिया है, बट पार्टिकल बोर्ड में एक प्राइस रिडक्शन भी हुआ है। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्राइस इंक्रीजेस रहे हैं। इन जनरल सारे ही सेगमेंट्स में लास्ट ईयर में मल्टीपल प्राइस इंक्रीज हुए हैं और इसका प्राइमरी रीजन है कि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़े, टिम्बर का प्राइस बढ़ा है और बीच में केमिकल के प्राइस काफी बढ़ गए थे जो अब नॉर्मलाइज हो गए। अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज के बीच में जो एक चेंज आया था कोविड के बाद में कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट मार्केट शेयर ले रहा था अनऑर्गेनाइज से, मेरे हिसाब से अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। हमारे पास आंकड़े नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज का डेटा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ट्रेंड हमें दिख रहा है कि अभी भी ऑर्गेनाइज की तरफ मूवमेंट हो रहा है
और लॉन्ग टर्म ये कंटिन्यू करेगा। शॉर्ट टर्म में भी अनऑर्गेनाइज के ऊपर काफी प्रेशर है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। तो एक लास्ट सवाल फिर, आप कह रहे हैं कि आप मार्केट लीडर हैं इस समय, मार्केट शेयर कितना है आपका, और क्या उस पर एक आउटलुक रहेगा आपका, एक उस पर अगर अपडेट दे दें, और एक केपेक्स को लेकर अगर कोई अपडेट हो आपके पास। देखिए, प्लाईवुड सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर कोविड के पहले 25% ऑफ ऑर्गेनाइज सेगमेंट होता था और आज हम 30% पे हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके हम इस मार्केट शेयर को और भी बढ़ा पाएंगे। केपेक्स के ऊपर हमारे फ्रोजन केपेक्स प्लान जो मैंने पहले बताया था वो ही है। आंध्र प्रदेश में हम एक नया MDF और लैमिनेट यूनिट लगा रहे हैं और चेन्नई में हम एक नया पार्टिकल बोर्ड यूनिट लगा रहे हैं। तो ये सारी केपेक्स अगले 2 साल के अंदर होंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया आप केशव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी रखने के लिए सामने। थैंक यू। चलिए एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं, फंडामेंटल व्यू। गौरांग, ट्रैक किया आपने स्टॉक को? जी अनुज, और एज अ डिस्क्लोजर बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। और अनुज, एक ये बात है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हो रही है, तो आई थिंक दोनों नजरिए से अगर आप देखें, न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट, मेरे और जिस तरीके से अभी मैनेजमेंट भी बता रहे थे कि वो अपना मार्केट शेयर काफी ऊपर लेके जाने की प्रयास में है। एक हाउ कैन आई से इट, एंसिलरी प्ले, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर पे बुलिश है तो जाहिर है आपको मेटल्स और सीमेंट पर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ सैनिटरी वेयर जो बनाती है कंपनियां, मिसाल के तौर पर कजरिया सिरामिक्स है, सेरा सिरामिक्स है, उस पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनियां जो है उस पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और जो प्लास्टिक पाइप्स बनाती है, वाटर सप्लाई जो होते हैं घरों में, आई थिंक वो सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक उभरता हुआ सेक्टर है, बदलाव आने के लिए समय लगेगा, लेकिन अगर आप सही क्षेत्र में, सही कंपनियों में सही समय पर हो, तो मेरे ख्याल से उसका लाभ आने वाले समय में आपको बिल्कुल आता हुआ दिखेगा। जी, दरअसल ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे थे, मैनेजमेंट से चर्चा इसलिए करी आज हमने। दरअसल पोस्ट कोविड इस स्टॉक ने, इस पूरे सेगमेंट ने अपने करियर का सबसे बेस्ट गिरा देखा। दरअसल इस स्टॉक का भाव था 4 अगस्त 2020 को, जब लॉकडाउन फर्स्ट फेज अगर आप देखें क्लोज हो गया, इसका भाव था 9 सितंबर को लगभग 116 रुपये, और इसका ऑल टाइम हाई छुआ 750 रुपये का। मेरा प्रश्न इसलिए केंद्रित था प्राइस हाइक पे या फिर अनऑर्गेनाइज मार्केट पे, क्योंकि अब ये हो रहा है, यकीनन हो रहा है कि थोड़ा सा जब प्राइस सब्सटेंशियली हाई हो जाता है ना ब्रांड के, तो आदमी क्या करता है, थोड़ा सा अनब्रांडेड सेगमेंट पे चला जाता है। वो चीज़ें हो रही हैं। और देखिए चार्ट्स में आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मानस आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपसे ये प्रश्न कुछ दिन पहले भी किया था कि अगर 470 या फिर 480 वॉलेट हो गया, तो दरअसल 480 से लेकर आपका 220 तक कोई भी कंसोलिडेशन का जोन नहीं है। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर किसी की होल्डिंग है यहाँ पर? 480 के नीचे आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? डाउट नहीं कि बहुत ही अहम सपोर्ट बीच हुए हैं। जो 480 का एक सपोर्ट था वो स्टॉक के लिए बहुत अहम था, और अगर उसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि कम से कम 375 375 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए का डाउन साइड करंट लेवल से, और ट्रेंड वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी तो यही है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो 480 से 490 के बीच में निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 510 रुपए के ऊपर करें। ओके, चलिए, तो ये होगी बात सेंचुरी प्लाई की। फिर 40,000 से फिसल गया बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी आ गया नीचे। देखिए वो पूरा का पूरा मामला जो है मेरे ख्याल से अभी भी एक उस दायरे में ही है, और वो ऑप्शन राइटर समझ रहा है उस चीज़ को, और हर रैली में वो क्लियरली कॉल्स बेच रहा है, हर डिक्लाइन में पुट्स बेच रहा है। आज और कल के लिए ये मामला इसी तरीके से शायद कंटिन्यू करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हल्की सी डिक्लाइन आई, उसने थोड़ा बैंक निफ्टी को परेशान किया। लेकिन आज का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है निफ्टी आईटी, और विद इन दैट इन्फोसिस। एक बार इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए। अब इन्फोसिस आ गया है विद इन 2% ऑफ 52 वीक लो, मतलब बस अब 52 वीक लो से सिर्फ 2% दूर रह गया है इन्फोसिस का स्टॉक। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक जो रैली बन रही थी आईटी में, इन्फोसिस में भी उसमें वो रैली आई थी ऑब्वियसली। 1365 जो इसका 52 वीक लो था, वहाँ से ये स्टॉक गया था करीब करीब 1665 तक। 300 रुपये के करीब की रैली आई थी इन्फोसिस में, लेकिन अब फिर वो फिसल कर
नीचे आ रहा है। एक बार वो 52 वीक हाई और लो की प्लेट अगर ले आएँ तो लो ऑब्वियसली सितंबर में बना होगा इन्फोसिस का। हाँ, लास्ट ईयर सितंबर में जब सब लोज बने थे, और जब भी किसी स्टॉक का 52 वीक हाई एग्जैक्ट 52 वीक पहले हो तो वो आपको बता रहा है कि किस तरीके का स्टॉक है। मतलब 30 मार्च को 2022 को 52 वीक हाई लगा था, आज हम मार्च एंड में हैं 2023 के, तो अब ऑब्वियसली 52 वीक हाई भी अपने आप धीरे धीरे नीचे ही आएगा, क्योंकि वहीं से वो गिरावट शुरू हुई थी। अप्रैल से तो बड़ी गिरावट शुरू हुई थी आईटी स्टॉक्स में। वो जो 52 वीक हाई था वहाँ से 1919 से उसके बाद स्टॉक लगातार गिरा और सीधा आकर 1618 तक आया था ये इन्फोसिस का स्टॉक। गौरांग, कोई व्यू यहाँ पर इन्फोसिस में? अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, इस प्राइस को देख रहा है, क्या बाय करने का प्राइस है ये? तो अनुज, कवरेज है यहाँ पर, लेकिन आप मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा महत्व दूंगा टीसीएस को, एचसीएल टेक को, टेक महिंद्रा और उसके बाद इन्फोसिस को। इसके साथ साथ बाकी जो कुछ मझौली कंपनियां जो हमें अच्छी लगती है वो भी शामिल होगा। और एक डर ये भी है मेरे ख्याल से कुछ लोगों को कि ये जो अमेरिका में बैंक्स को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, तो कुछ ऐसे तर्क लगाए जा रहे हैं कि शायद दिन के जो ऑर्डर्स की रन रेट है यूएस मार्केट से वो शायद गति धीमी पड़ सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन ये मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी उस पर टिप्पणी करना, और बहुत जल्द अगले महीने पहले दूसरे हफ्ते में मेरे ख्याल से चौथी तिमाही के नतीजे पे शुरू हो जाएंगे आना। तो पसंद तो है इन्फोसिस, लेकिन चौथे स्तर पर आता है। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक सेक्टर की जहां काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। कोविड के दौरान फार्मा शेयरों ने एक शानदार तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए। और एक काम करते हैं, एक बार स्टॉक बाय स्टॉक जान लेते हैं कि स्टॉक्स हैं कहाँ पर यहाँ पर और वैल्यूएशंस क्या हैं। सुमित के पास चलते हैं, क्या चल रहा है हमें सुमित? सबसे फेवरेट सेक्टर था ये, इनफैक्ट फार्मा सेक्टर कोविड टाइम का सबसे फेवरेट, सबसे चहेता सेक्टर था। और इस समय सबसे बुरी सिचुएशन में अगर आप कोई सेक्टर देख रहे हैं तो यही है, जो पिछले 6 महीने से या साल भर से नए लगातार लोस बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल पहले आपकी स्क्रीन पर वो सब नंबर आएंगे जो कोविड के बाद की सिचुएशन है। पिछले 3 सालों में जबकि इंडेक्स निफ्टी 96% चल चुका है, कई स्टॉक तो 1000% 100% चल चुके हैं। लार्ज कैप में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो 50% से नीचे हो, लेकिन फिर भी ये पूरा फार्मा स्पेस अपने कोविड के लेवल से भी नीचे है। मिसाल तौर पे बायोकॉन, मेट्रोपोलिस, शिल्पा मेडिकेयर, फाइजर, सनोफी, क्वालिटी एसेट जो कि साल के नए निचले स्तर बना रहे हैं और साल के साथ साथ 3 साल के लोस पे काम कर, थायरोकेयर, इसके अलावा एलम्बिक फार्मा, सब में मेजरली बिकवाली देखने को मिल रही है। उन लेवल से, कोविड के लेवल से नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। रीज़न अलग अलग रहे सेक्टर्स के लिहाज से। मिसाल तौर पर बायोकॉन, जहां पर अपने इश्यूज थे नंबर्स को लेकर, किसी कंपनी में यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन को लेकर इशू चल रहा है, कहीं जो हाई बेस के इफेक्ट की वजह से नंबर्स कमज़ोर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पे यूएस की डिमांड को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे स्टेक सेल हुआ और उस स्टेक सेल के बाद लगातार शेयर नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मार्जिन इश्यूज आ रहे हैं। मिसाल तौर पर पूरी आप अगर जो पैथलैब कंपनियाँ हैं वहाँ पर राइजिंग कॉम्पिटिशन की वजह से उनके मार्जिन हिट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो कोविड की डिमांड थी वो डिमांड अब खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद वो फिजल आउट हुए हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट और पूरा सेक्टर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। अगर इस सेक्टर के अब के वैल्यूएशन देखें जो कि इतनी करेक्शन दिखा चुके हैं, 3 साल के लोस पर कामकाज कर रहे हैं, उसके बावजूद बायोकॉन अभी भी हायर साइड पर 34-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिहाज से काफ़ी हायर साइड पर आप काउंट कर सकते हैं। फाइजर, सनोफी, ये मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं, उसके बावजूद 25-30 के मल्टीपल पर भी कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा नेटको फार्मा 25 के मल्टीपल पे भी कामकाज करता हुआ। जीएस की ऐसी कंपनियां 50 के और एलम्बिक करीब 45 के, यानी कि इसके बावजूद भी इन लेवल्स पर भी ये डबल डिजिट हायर साइड पर इनके मल्टीपल्स ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आप एक बारी तमाम पैथलैब कंपनियों के वैल्यूएशन भी लेकर आइए। थायरोकेयर 35, डॉक्टर लाल अभी भी 62 और मेट्रोपोलिस करीब 42। तो वैल्यूएशन अपर साइड पर है डिस्पाइट इस तरह करेक्शन देखा जा चुका है, लेकिन कुछ कंपनियां जो कि शायद फिर भी रीजनेबली साउंड होना शुरू हो चुकी हैं, वो पिक एंड चूज करने की ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। ओके, शुक्रिया सुमित ये पूरी जानकारी रखने के लिए। बात हो रही है फार्मा की और कोविड की, तो एक न्यूज़ भी है आपके स्क्रीन पर। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक मीटिंग करेंगे, हाई लेवल मीटिंग कोविड रिलेटेड सिचुएशन को लेकर, उसके रिव्यू के लिए। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या वापस केसेस बढ़ रहे हैं क्या?
जी गुड आफ्टरनून। दरअसल केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने की वजह से ही ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और 1134 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत भी हो गई है और एक्टिव जो कोविड केसेस हैं पूरे देश भर में वो बढ़कर के अब 7,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज शाम में 4:30 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे और एम्स के डायरेक्टर भी उस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। उसमें 2 बातों पर चर्चा होगी। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, बताया जा सकता है किस किस क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हैं और फिर इसके केस अगर और ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या तैयारी है, हॉस्पिटल की क्या तैयारी है और एहतियातन और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये 2 लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। आमतौर पर आपको याद होगा पिछली बार जब केसेस बढ़ रहे तो संसद में एहतियात बढ़ते गए थे, फिर कोविड प्रोटोकॉल जगह जगह लागू किए गए थे। वो सब अभी लागू किया जाए या कब लागू किया जाए, इसकी रणनीति इस बैठक में बनती हुई दिखेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर अच्छा, बात फार्मा की हो रही थी तो गौरांग, बायोकॉन का शेयर देखिए एक बार, आपकी कवरेज में है क्या बायोकॉन? क्योंकि हर कोई पूछ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। दुखती नस पे हाथ रख दिया आपने अनुज भाई। बायोकॉन पे भी कवरेज है और एक दूसरा बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है लुपिन, इस पर भी कवरेज है। और हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर ही मेरे ख्याल से मैंने 2 हफ्ते पहले एक राय दी थी फार्मा सेक्टर को लेकर के कि वो जो परफॉर्मेंस आप कोविड के समय देख रहे थे फार्मा सेक्टर का, उस तरीके का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से फिर से लौट के आना मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये खबरें जो अभी लक्ष्मण रॉय जी बता रहे थे, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी लेने हैं सरकार की तरफ से वो लेंगे और अगर संख्या बढ़ती है तो शायद थोड़ा बहुत और कदम सख्त करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनुज के एक फ्लैट टू न्यूट्रल काइंड ऑफ रिटर्न आपको फार्मा सेक्टर से मिल सकता है। शायद कुछ कंपनियां हैं जो शायद और बेटर परफॉर्म कर सकती है कंपेयर टू द फार्मा इंडेक्स, जहां पर आपको डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा का ये 3 नाम आता है। लेकिन उस तरीके की फिर से चकाचौंध रोशनी लौट के आना फार्मा सेक्टर का मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, आपको थोड़ा सा अगर आप देखें वो गोल्डन एरा तो नहीं कहूँगा, मतलब कि हाँ कोविड में एक एडवांटेज था फार्मा को, लेकिन अभी निफ्टी फार्मा इंडेक्स से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में अगर आप देखें पुल बैक और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को अगर मैं ट्रैक करूँ तो शायद मेरे को बहुत कोई एडवांटेज नज़र नहीं आएगा, बट सन फार्मा इज डूइंग वेल, ये मानस की कॉल भी थी। और एक लुपिन का प्लेसमेंट भी अच्छा है। और इनफैक्ट जब अनुज बात कर रहे थे लक्ष्मण जी से इस अपडेट को लेकर, उस वक्त आपका डॉक्टर लाल पैथलैब इंचअप होकर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आ गया था। लुपिन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार ग्लेनमार्क लेके आइएगा। ग्लेनमार्क क्या कर रहा है? ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 434 पे, नॉट एग्जैक्टली। और बस एक टेक ले लेते हैं यहाँ पर लुपिन पे। मानस ऑल्दो आपकी चॉइस सन फार्मा है, बट लुपिन, डॉक्टर लाल पैथलैब मोर देन ओवरसोल्ड इन स्टॉक्स पे आपका टेक। अगर सन फार्मा, अगर मैं सैद्धांतिक रूप से जाऊं तो जब भी आप कोविड की बात करते हैं तो कोविड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिप्ला का है, बट वो ठंडा पड़ा हुआ है। आपका टेक क्या कहता है? तो देखिए, फार्मा में अगर सन फार्मा के अलावा अगर कोई स्टॉक लेना हो तो आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 2 दिन ध्यान हो तो 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था और अब स्टॉक कंसोलिडेशन के बाहर निकल आया है। मेरा तो समझना है कि शायद आपको यहाँ पर 45-50 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर उसके अलावा सन फार्मा के अलावा कुछ खरीदारी करनी होगी तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करेंगे। 4439 की स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी है। पहला टारगेट 4500 और उसके बाद शायद 4550 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। पहले आपको फटाफट सीक्वेंस बता देते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राहुल शर्मा जी से लेंगे, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जायसवाल जी से बात करेंगे। अमित सेठ जी आज चार्ट का चमत्कार आपके लिए लेकर आएंगे और गौरांग सेठ जी से हम लेंगे मिड कैप फंडा। तो शुरुआत करते हैं चारों की चारों ट्रेड्स की। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले राहुल जी बताइए आपकी ट्रेड। जी हाँ, निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी है 29 मार्च का 17,500 का कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करने की राय रहेगी
लॉजिक सिंपल है कि मार्केट्स काफी हेवीली ओवरसोल्ड है और कुछ भी अगर एक मूव आता है 17,200 के लेवल के ऊपर तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी के अंदर दिखती है, जहां तक हमें 17,500 से लेकर 17,600 तक के टारगेट्स बन के आते हैं। अब इवेंट है तो डेफिनेटली फ्यूचर्स को यहाँ पर बाय करने में रिस्क रहेगा, तो एक छोटा ऑप्शन जहां पर आप मिनिमम इसको हीरो या जीरो ट्रेड की तरह ले, यानी कि अगर व्यू गलत जाता है तो ये प्रीमियम जो है बहुत जल्दी इरोड होंगे। सो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस इसमें अब नहीं रहेगा क्योंकि हीरो या जीरो ट्रेड है, और अगर व्यू सही हो जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 50 से लेके 100 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो 17,500 का मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करने की राय है। निफ्टी में पोजिशनल बेसिस पर हमें लगता है कि निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। ओके, तो ये इसमें स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 24-25 रुपये का भाव है, तो कहाँ आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर ये व्यू सही होगा तो आप 50 से 100 रुपये देखेंगे इसमें। तो ये एक आपके लिए रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 से लेके ऑलमोस्ट 4:1 तक का। बैंक निफ्टी बाय द वे अभी रेड में आया था, लेकिन फिर कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने के लिए, तो वो एक कश्मकश जारी है वहाँ पर। एक दोनों के दोनों ट्रेड्स के बीच में तेज़ी और मंदी। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए, लाल पैथलैब पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तो ट्रेंड अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, लेकिन 60 मिनट चार्ट पे और डेली चार्ट पे कुछ साइन देखने को मिले हैं रिवर्सल के। आई थिंक एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है 1809 का, ये कैश लेवल्स हैं, लेकिन ऊपर की तरफ इस रिकवरी में शायद आपको 1900 रुपए तक के स्तर लाल पैथलैब दिखा सकता है। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब मैं जिक्र कर ही रहा था जब अनुज लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे उस वक्त कोविड रिलेटेड अपडेट पे। उस वक्त एक स्विंग आया था और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1840 मोर देन ओवरसोल्ड, एक कंप्लीटली बेयर ग्रिप में स्टॉक था। एक खबर आई और वो हवा देती हुई। अमित सेठ जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? जी किरण जी, मेरा टॉप पिक रहेगा EV कैपिटल। ये स्टॉक सवेरे 10 बजे भी रिकमेंड किया था, तब लगभग 154 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। इसमें एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, आउटफॉर्म कर रहा है मार्केट को कंटिन्यूअसली। इसके पैटर्न टारगेट्स लगभग आते हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 162 रुपीज के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 153 रुपीज तक। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल 156 पे आपने इसको एक बाय कॉल पे लिया है और आपकी स्क्रीन पे इट्स अ बाय ट्रेड 156 पे। मीनवाइल निफ्टी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, यस 17115 एट डे लो, जो सुबह सुबह रिविजिट किया था, लगाया था उसने लो 11.2 पे, उसको रिविजिट करता हुआ। अब चलते हैं गौरांग जी के पास आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। गौरांग सर, क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप में? वीरेंद्र, हमने पसंद किया स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल क्षेत्र में से विनती ऑर्गेनिक्स। इसके जो पिछली यानी कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे इस वित्तीय वर्ष के, वहां पर हमने जो आकलन किया था बिक्री और शुद्ध मुनाफे को लेकर के, उससे कई बेहतर आंकड़े आए थे। उसका कारण यह था कि इनके पास तो एक तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बेहतरीन है, और जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे उससे काफी बड़ा योगदान आया था। हमारा आकलन ये कहता है कि ये यूरोप +1, चाइना +1 जो भी नीतियां विश्व भर ने अपनाई हैं, उसके कारण भारत में स्थापित स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरे ख्याल से 1750-60 के आसपास मौजूदा स्तर है। बुनियादी दर के आधार पर 2160 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं विनती ऑर्गेनिक्स। फिर एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में राहुल जी ने अगले हफ्ते की मंथ एंड की बेसिकली 17,500 की निफ्टी की कॉल आपके लिए सजेस्ट की है। ध्यान रखिए, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है और टारगेट इसके 50 से लेकर 100 रुपये हैं। इसमें व्यू बहुत सिंपल है, अगर मार्केट में रैली आएगी तो ये कॉल आपके लिए अच्छी चलेगी, नहीं आई तो फिर ये एक इंश्योरेंस प्रीमियम समझकर इसको भूल जाइएगा आप। अगली कॉल ली हमने मानस से डॉक्टर लाल पैथलैब्स एफएनओ सुपरस्टार के लिए 1842 का यहाँ पर रेट, इस समय 1900 का टारगेट, 1809 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेनी थी। उसके बाद अमित जी ने आदित्य बिरला कैपिटल पर दाम लगाया, 162 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। ये था आपका चार्ट का चमत्कार। और अभी मिड कैप फंडा में गौरांग शाह ने विनती ऑर्गेनिक्स पर बात की और 2160 का यहाँ पर एक आपको टारगेट लगाना है इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा SBI लेकर आइए इंट्राडे। फिर हम बात कर रहे थे कि शायद बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है हायर लेवल पर, और SBI देखिए किस तरीके से कोलैप्स हो रहा है ये स्टॉक, और इनफैक्ट अब इस समय डे लो पर आ रहा है SBI, और इसी ने एक्चुअली बैंक निफ्टी का मूड बिगाड़ा है। अलॉन्ग विद दैट एक्सिस बैंक, SBI और एक्सिस दोनों के दोनों, और देखिए कंट्रीब्यूशन में आपको ध्यान होगा जब हमने
10 मिनट पहले बात की थी तो ICICI बैंक 100 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था बैंक निफ्टी में, अब वो रह गया सिर्फ 38 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। तो इवन वो भी हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुआ है यहाँ पर। और एक बार जरा वो 40,000 की कॉल वापस लेकर आते हैं बैंक निफ्टी की। और जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब करीब 220 रुपये वहाँ प्रीमियम था निफ्टी बैंक की 40,000 की कॉल में। अब वो प्रीमियम घटकर रह गया 179 रुपये। हालांकि उसके सामने 40,000 की पुट भी है जिसका प्रीमियम बढ़कर हो गया करीब करीब 272 रुपये। लेकिन दोनों में मैं जैसा कह रहा था, एक आज ऑप्शन राइटिंग हुई है और आज पूरा दिन एक्चुअली इंडेक्स पर तो ऑप्शन राइटर्स का रहा है, क्योंकि एक भी ऐसी स्ट्राइक नहीं दिखेगी आपको जहां पर प्रीमियम बढ़ा हो। हर स्ट्राइक में 20 से लेकर 40% तक का प्रीमियम डीके है। तो इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन राइटर का दिन, और यही आज की कहानी है वीरो। जी हाँ। अच्छा अनुज, एक चीज़ देखिए, कंटेंट हो चाहे ना हो, पठान चले चाहे 1000 करोड़ रुपए चाहे 500 करोड़ रुपए, पीवीआर चल के नहीं दिया। और कोविड की हल्की सी खबर क्या आई, आप देखिए जरा पीवीआर का हाल। सबसे पहले अगर आप देखें ये सिंक हुआ, आपने खबर मतलब डिस्कशन किया था हमारा लक्ष्मण जी से, करीब करीब 1568 पे नाउ 1546 डे लो 23 रुपए नीचे, और ये इमीडिएटली अगर आप देखें फॉल आया है। सबसे पहले घबराहट अगर किसी पे है तो वो है पीवीआर पे। अमित जी, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? क्या ये एक परफेक्ट शॉट है अभी? क्योंकि 20 डेमा पे जो सप्लाई आ रही है ना, वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रत्ती भर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और आज 10 डेमा भी टूट गया। आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा मीडियम टर्म से इस स्ट्रक्चर पे, और ये बताइएगा क्या ये 1490 1500 का जो बेस था, क्या वो कोलैप्स हो सकता है क्या? जी वीरेंद्र जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 1560 से लेके 1580 में कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस है। स्टॉक वहां जाके हर बार पुल बैक देके कोलैप्स कर जाता है। कल के सत्र में हमने एक इन्वर्टेड कैंडल देखी थी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और आज हम एक फ्रेश बेरिश कैंडल देख रहे हैं जो कि 10 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से RSI के स्ट्रक्चर्स हैं और जिस हिसाब से इसका नेगेटिव मोमेंटम है, मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में लगभग 1510 1515 पॉसिबल है। स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड लगभग हम रखेंगे 1555 या 1560 तक मैक्स। ओके, चलिए अब चंदन में जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, बताइए किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? बहुत टायरिंग मार्केट है ये, क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा, काफी टायरिंग मार्केट है और एक दायरे में फंसा हुआ है। जरूर सुबह में यहाँ पे 17,200 तक के स्विंग बने, बट उसके बाद में ये एक दायरे में फंसा हुआ है। देखिए, दो तीन चीजें एक यहाँ पे है कि फेड के मीटिंग के चलते यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशंस नहीं लेना चाह रहे हैं। ऊपर में कॉल राइटिंग है, बट अच्छी बात यह भी है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे इनफेक्ट या तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कॉल पुट बेच के 200 पॉइंट ऊपर नीचे के कॉल पुट लेके एक बटरफ्लाई बना रहे हैं, कॉन्डोर बना रहे हैं, और या फिर हम यही सजेशन देंगे कि पोजीशन लाइट रखें, क्योंकि फेड का जो आउटकम रहेगा उस हिसाब से मार्केट सेटअप यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। फिर भी आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे स्टॉक वाइज मेरा फोकस रहेगा SRF पे। SRF इस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव सेटअप बने हैं। 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद फॉलोअप देखने को मिला है। 2350 2360 के ऊपर डिसाइसिव इसने ब्रेकआउट दिया था और उसको होल्ड करने की भी ये कामकाज कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2350 के सपोर्ट से हम इनफैक्ट खरीदारी की सलाह रखेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऊपर में 2500 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे SRF बना सकते हैं। तो इंडेक्स में तो एक टायरिंग मूवमेंट है, कोई बड़ा व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा एज ऑफ नाउ। फेड के आउटकम के बाद यहाँ पे नया व्यू बनाएंगे, बट SRF खरीदारी की सलाह रखेंगे ऊपर में 2500 के टारगेट की। ओके, SRF आप बाय करेंगे, और SRF कहाँ रेट कर रहा है? करीब करीब 2382। अच्छी बात यह है कि कल जो इसने डिलीवर किया उस पर इसने बिल्ड किया आज, और कल की क्लोजिंग इसलिए इंप्रेसिव थी क्योंकि कल बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इसने क्लोज दिया अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये प्रोसेस पूरी की पूरी हुई नवंबर फर्स्ट वीक के बाद डिलीवर करता हुआ। और यस, बस एक छोटा सा सप्लाई जोन अगर कहीं परसिस्ट करता है तो वो है करीब करीब 2409 और 2410 के बीच में। बट लुक एट डाबर के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा राजेश सतपुते जी को भी, उन्होंने पिक किया था ये ट्रेड। मेरे ख्याल से अभी किसी ने टावर पिक किया था, अमित सेठ जी ने, और अब दूंगा मैं अमित सेठ जी को। यस, एट 536 इन्होंने ये ट्रेड पिक किया था। इट्स नाउ 541.60 डे हाई। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये स्टॉक क्या कर रहा है अब? अपनी 2 फरवरी के बाद की पूरी ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ और साथ ही साथ अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ।
अमित जी, बहुत खूबसूरत ट्रेड था, डे हाई पर है, क्या करें, बुक करें या फिर अभी कैरी करें, मतलब 548 के लिए, या फिर डिलीवरी, मतलब ट्रेड को कैरी कर सकते हैं कल के लिए भी? विनय जी, इंट्राडे ट्रेडर्स को तो बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जो पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं, मुझे लगता है इस स्ट्रक्चर में रिवर्सल पैटर्न है। आने वाले दिनों में लगभग 555 टू 560 के टारगेट्स देख सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है, ब्यूटीफुल कॉल। इस समय डे ट्रेडर अगर आप हैं तो बुक कर लें, क्योंकि आपको 5-6 रुपये मिल रहे हैं उस ट्रेड पे। देखिए एकदम सही टाइम पर वो स्पॉट की गई थी आपके लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस जो मेंशन थे उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में आ गया, तो क्लियरली थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। आज 2-3 स्टॉक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। एक तो है एबीबी करीब अब 3% नीचे। सुबह बात की थी हमने, बीपीसीएल और बीएचईएल दोनों सरकारी कंपनियां, दोनों 2.5% नीचे इस समय डे लो पर दोनों कारोबार कर रही हैं। सेल नैल्को डे लो पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डे लो पर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय फ्रेश इंटरडे लोस बना रहे हैं, लेकिन हाइस कहाँ बन रहे हैं इंटरडे लोस में। और फिर वही कोविड की खबर सुनते ही डॉक्टर लाल जैसे स्टॉक्स फिर हरकत में आ गए और ग्रीन में स्टॉक, और इस समय डे हाई पर करीब 3-3.5% ऊपर। एल्केम लैब्स आज एक्चुअली फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन है, एल्केम लैब्स लेकर आइए। एल्केम लैब्स इस समय करीब 2.5% ऊपर स्टॉक, अच्छा मूव है एल्केम लैब्स में, ये वाला एक्चुअली जो मूव आ रहा है। और उसके अलावा मेट्रोपोलिस भी करीब 2.5% ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय इंट्राडे हाइज आपको लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वोल्टास लेकर आइए एक बार ज़रा। अब वोल्टास में भी काफ़ी अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा, ये देखिए। अच्छा, वो मेट्रोपोलिस वापस लेकर आइए, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से जैसे ही वो हमने न्यूज़ फ्लैश की उसके बाद ये मूव आपको दिखाई दिया होगा मेट्रोपोलिस का, एकदम वर्टिकल मूव, करीब 2.5% ऊपर इस समय ये मूव इस स्टॉक पे है। चलिए, अब अगर हमारे नेक्स्ट गेस्ट रेडी है हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में, आज हमारे साथ रेनेसांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज सारे फेस्टिवल्स की आपको बधाई, और आपको देख के लग रहा है कि सुबह सुबह आपने अच्छी पूजा की और सेलिब्रेट किया है उसको, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। बताइए मार्केट पर क्या व्यू है आपका? अनुज, आपको और आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो मार्केट पर व्यू अभी, क्योंकि आपने आज नवरात्र का पहले दिन आपने बात की, तो आज मैं, मेरे एक मेंटोर थे श्री राकेश झुंझुनवाला, उन्हीं की बात आज सुबह मैं याद कर रहा था। उन्होंने हमेशा एक ही चीज कही थी कि इंडिया में तेजी वालों का बोलबाला है और मंदी वालों का मुंह काला है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सवाल है, इन्वेस्टर्स को एक चीज मान के चलनी थी कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और वॉलेटिलिटी को अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट मैं ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं वो चीज समझता नहीं हूँ, पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, डायरेक्शनली इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन ग्रोथ है कि हमारा व्यू पॉजिटिव है। और क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में एक जोरदार गिरावट आई है, मुझे लगता है इससे वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो काफी सारी ब्लू चिप अच्छी कंपनीज जो है वो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना ये काफी अच्छा लेवल है मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल, भगवान की आत्मा को शांति दे। राकेश जी को हम बार बार याद करते हैं। वैसे नितिन जी, वैसे उन्होंने ना एक चीज़ और भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि वो मुझे तो हमेशा ही बोलते थे कि अगर इंडिया में पैसा बनाना है तो आप इंडिया पे बेरिश हो ही नहीं सकते, आपको बुलिश रहना पड़ेगा। लेकिन वो ट्रेडर भी थे और वो कहते थे कि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ट्रेडिंग में वो हमेशा बोलते थे, वो गुजराती में बोलते थे, वधारे वधारे लेवानू, घटाड़े घटाड़े बेचवानू। वो तो इस समय मार्केट में लेकिन थोड़ी सी डिप्स तो आ ही रही हैं। तो आपको लग रहा है कि नियर टर्म में अभी भी इस मार्केट में थोड़ी पेन बाकी है? लॉन्ग टर्म हम सब मानते हैं, मैं भी ये चीज़ आप सहमत हूँ आपसे कि हम अपने लाइफ टाइम में शायद निफ्टी को 25, 30, 35 हज़ार भी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 6 महीने 1 साल में क्या मामला अभी भी टफ रहने वाला है? देखो अनुज, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही है, एक सीएसएफबी जैसा इतना बड़ा ग्लोबल बैंक जो कि 186 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन था, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ बिकॉज आई वर्क विद मेरिल लिंच फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ओवरनाइट आप देखिए मर्ज हो गया या प्रॉब्लम में आ गया। तो जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। यस, ग्लोबल मार्केट्स में यूएस यूरोप में चैलेंजेस हैं, पर सच्चाई ये है कि इंडिया एक स्टैंड आउट इकोनॉमी है। चैलेंजेस वहां पे हैं। ऐसे साल में जब वहां पे नेगेटिव ग्रोथ होगी, रिसेशन होगा, और उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं कह सकूं तो कुछ तरह से फ्रजाइल हैं। हमारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफी स्ट्रांग हैं, उनका उन पे इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है।
और हमारी ग्रोथ रेजिलिएंट है काफी। ऐसे साल में भी जहाँ पे ग्लोबली नेगेटिव ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमी 5.5-6% ग्रोथ कर सकती है आने वाले साल में। तो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज फॉरेनर्स हमारे मार्केट में एक बड़े इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म में चीजों को टाइम करना काफी मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। और ट्रेडिंग, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर रिटेल इन्वेस्टर मेरा ऐसा मानना है कि वो ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर नहीं पाते। इसलिए मेरा हमेशा उनको एडवाइस रहता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के रिवॉर्ड्स इंडिया में जो है ना काफी अच्छे हैं। मतलब आप देखें इंडेक्स इटसेल्फ काफी हाई रिटर्न दे रहा है, उसके ऊपर अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो एक अच्छा अल्फा या उससे बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इंडिया मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सो अगर रिटेल इन्वेस्टर उसको भी अच्छी तरह से कर ले तो उनको मतलब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ओके अच्छा पंकज जी, ये जो ग्लोबल इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट, इससे हम दो तरीके से प्रभावित हुए हैं। हमारा निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ और एफआईएस का है सब्सटेंशियल लिक्विडेशन, एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर हाई पे हैं। आप इस ग्लोबल इवेंट को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग लेबर मार्केट, बट आई थिंक ये बैंकिंग इश्यूज के चलते शायद माइट भी उतना स्ट्रांग रेट हाइक ना हो जितना होता पहले, या फिर ना भी हो। क्या ये इवेंट कोई दिशा जो मार्केट्स की अभी है, जो स्पेन में है, उसको चेंज करने का पोटेंशियल रखता है? आपका टेक क्या है सर? हाँ, ये दो चीजों को दर्शाता है वीरेंद्र। मेरे हिसाब से एक वो दिखाता है हमें कि ग्लोबल इकोनॉमी काफी फ्रजाइल है। इससे एक चीज और निश्चित है कि अब जो आज बेस्ट केस में मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट हाइक नहीं होगा, और आगे जाके प्रॉब्ली इस साल के एंड से पहले ही ग्लोबली मुझे लगता है यूएस इकोनॉमी में इतनी वीकनेस आ जाएगी कि यूएस सेंट्रल बैंक को रेट कट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो लेते हैं हम, रेट यूएस फेड जो रेट वगैरह बढ़ा रहा है, इसका इम्पैक्ट रियल इकोनॉमी में थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ आता है, 3 से 6 महीने के बाद आता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे लास्ट ईयर जो उन्होंने इतने स्टीप रेट हाइक किए, उसका इम्पैक्ट अब जाके आ रहा है, जहां हमने देखा कुछ एक बैंक्स में और इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंशियल ट्रबल आ गए। तो थोड़ा सा ये लीड लैग इफेक्ट रहता है इकोनॉमी और पॉलिसी मेकिंग में और इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर काफी वीक हो जाएगी और वीकनेस आ जाएगी, और उसकी वजह से फेड को रेट कट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक दूसरा ट्रेंड जो मुझे दिखता है वो ये है कि इस साल के सेकंड हाफ में, यानी जून के बाद में, इमर्जिंग मार्केट में बहुत जोर से पैसा आएगा ग्लोबली, और इंडिया में सबसे बड़ा पैसा आएगा फॉरेन निवेशकों का। जो फॉरेन इन्वेस्टर जो पिछले 2 साल से सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में, ये बहुत जोर से इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में बाइंग करने आएंगे जब वहां पे रेट कट होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। अच्छा पंकज जी, जब आप कहते हैं कि एक रिटेल निवेशक जो है वो ट्रेड नहीं कर पाता, अल्टीमेटली उसे अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना पड़ता है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को लोकेट कर पाए तो पैसा बन जाएगा, चाहे 6 महीने बने, चाहे साल में, 2 साल, 3 साल में। अभी अब देखिए, अब कुछ दिनों बाद अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे, ठोक बजा के लोग देखेंगे कि भाई कहाँ अच्छी अर्निंग आ रही है, कहाँ अच्छी बुरी आ रही है। 2-3 चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखें, बजट को सुने, बजट में हाईलाइट ये थी कि कैपेक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, एम्फेसाइज था, 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, 33% का हाइक। अब दिक्कत यह है कि ऑलरेडी कैपिटल गुड्स चल चुका है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे इस वक्त खरीदना है जहां पे थोड़ा सा पेन भी आ चुका है, तो इस कैपेक्स वाली थीम को प्ले करने के लिए आप मानते हैं क्या, रादर देन चेजिंग कैपिटल गुड्स राइट नाउ या फिर इंफ्रा, इट्स बेटर टू चेज बैंक? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वही होते हैं। बैंकों के साथ इशू एक और है कि इस बार इतने बड़े रेट हाइक्स के बाद उनके शायद एनआईएम्स थोड़े से प्रेशर में हों, उनको डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना अपनी तरफ। बैंकों को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त, और क्या कैपिटल गुड्स या फिर इस कैपेक्स की थीम को भी प्ले करने का सबसे बड़ा एक जरिया बैंक्स हो सकते हैं क्या, पंकज जी? बिल्कुल। मेरा एक ऐसा मानना है, इन्वेस्टर को एक कार्डिनल अपना प्रिंसिपल बना लेना चाहिए लाइफ लॉन्ग, कि हमेशा गुड क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ना आपका जो पॉइंट था, बैंक्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, स्पेशली लार्ज बैंक्स पे जो है, जो बड़ी बैंक्स इंडिया के टॉप 5 बैंक्स हैं, जो कि जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, इन सभी बैंकों पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इनकी लोन ग्रोथ जो है काफी स्ट्रांग है, और मुझे नहीं लगता कि बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इनके निम पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इनके राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंक्स के लिए बहुत आसान होता है कि वो हायर रेट्स अपने बोरोवर्स को पास ऑन कर सकें। तो इसलिए हमें लगता है आने वाले समय में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो एक बैंक्स पे और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है।
तो सभी बैंकों पे ये जो टॉप 5 बैंक्स हैं हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है इंडिया की। और जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, जो आपने कहा वो एकदम सही बात है कि मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनी जो है 52 वीक हाई पे चल रही है। पर देखिए ये 52 वीक हाई पे होना ये चीज दर्शाता है कि उनके बिजनेस में अंडरलाइन काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल की साइकिल नहीं है, ये आने वाले 10 साल की साइकिल है। इसलिए मुझे लगता है डिस्पाइट कि ये स्टॉक्स चल चुके हैं और 52 हाई पे ट्रेड करें, इन्वेस्टर्स को अच्छी गुड क्वालिटी कैपिटल गुड्स कंपनियों में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए 2 से 5 साल का व्यू लेके, उसमें फिर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। जो दूसरा बड़ा बिग सेक्टर है पंकज जी, जहां पर थोड़ी सी अब डिबेट चल रही है, वो है आईटी। विप्रो ने कल 52 वीक लो लगाया, आज इन्फोसिस ऑलमोस्ट 52 वीक लो लगाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर बैंकिंग को लेकर प्रॉब्लम है, मैं मान रहा हूँ कि कई लोग मानते हैं कि बीएफएसआई सबसे बड़ा क्लाइंट है, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशंस अब उतने प्रोहिबिटिव नहीं रहे जो 6 महीने पहले थे, और स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं अपने हायर लेवल से। क्या आप इन्हें ऐड कर रहे हैं या अभी अवॉइड करेंगे? अनुज, हमने अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, बट आपने एकदम सही कहा कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है यूएस में भी एक ये जो स्मॉल बैंक्स में प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से एक ट्रेंड चल रहा है कि जहां पे लोग अपने डिपॉजिट्स लेके बड़ी बैंकों में जा रहे हैं। सो द बिग आर बिकमिंग बिगर एंड स्मॉल बैंक्स में स्ट्रेस है। जो इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज है, उनका ज्यादातर बिजनेस जो टॉप बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज है उनके साथ में है, छोटी बैंक के साथ में इतना ज्यादा बिजनेस नहीं है। तो मुझे लगता है इस क्राइसिस का इंडियन आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि आपने कहा वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए, तो हम इस सेक्टर को काफी क्लोजली देख रहे हैं और हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट या इन्वेस्टमेंट फेज आ रहा है इन सभी कंपनियों में। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात निफ्टी आईटी, मतलब आईटी स्टॉक्स की। इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पर अब इस समय आप क्या बाय कर रहे हैं, और क्या आपको एक लग रहा है कि काफी कंपेलिंग बाय है इस समय? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, बैंक्स और कैपिटल गुड्स का हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। ये पिछले 1-2 साल से हमारा व्यू पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव व्यू कंटिन्यू है, बिकॉज इन दोनों सेक्टर में ग्रोथ ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अब हमें फार्मा सेक्टर पे जाके पॉजिटिव हो रहे हैं, बिकॉज पिछले 2.5 साल से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है और सेक्टर के वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, फार्मा कंपनी में एक जो अर्निंग्स डीग्रोथ चल रही थी बिकॉज ऑफ यूएस प्राइसिंग प्रेशर, वो हमें लगता है वी आर समवेयर नियर द बॉटम। तो यहाँ से नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स सारी फार्मा कंपनी में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आएगी और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो फार्मा एक सेक्टर है जो हमें अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हम लोग इंटरनेट सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। पिछले साल में इंटरनेट कंपनी पे कुछ आईपीओ मिसप्राइस थे, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन हुआ है और एक राइजिंग रेट्स की वजह से भी काफी करेक्शन हुआ है। पर उसमें से कुछ एक कंपनियों पे जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है, उन कंपनियों पे हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो इंटरनेट सेक्टर में इंडिया में काफी स्ट्रांग रहेगी। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आने वाले 5-7 साल में इंटरनेट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। अच्छा पंकज जी, कोई न्यू एज कंपनी ली थी क्या, या फिर इस डिप के बाद कोई न्यू एज कंपनी आपको अच्छी लग रही हो, जो आपको लग रहा हो कि वो जो आई थिंक बलून था वो फट चुका है, बट इट्स टाइम नाउ टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी? कोई ऐसा स्टॉक, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आई मीन ये जो इस बार बैंकिंग का इशू हुआ उसके बाद अभी फॉर द टाइमिंग थोड़ा लाइट ही रहना इस स्पेस में ठीक है? नहीं, मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी मॉडरेट या रीजनेबल हो गए कुछ ही कंपनी में। मैं एक डिस्क्लोजर दे सकता हूँ कि हमारी ओनरशिप है जोमैटो में और पेटीएम में, और हम दोनों ही कंपनियों पे 5 साल के व्यू से काफी पॉजिटिव है। ओके, पेटीएम और क्या बताया आपने? पेटीएम और जोमैटो। पंकज जी? जोमैटो एंड पेटीएम। ओके, जोमैटो पे अगर आप देखें, ओके, जोमेटो और पेटीएम पे आप इस प्राइस पे लॉन्ग है। अच्छा, एक बार जरा आप आज पेटीएम लेके आइए, बहुत दिनों बाद इसमें एक स्विंग है और पेटीएम आज 618.55 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई। अच्छा पंकज जी, आते हैं 1-2 स्पेस जिन्होंने पिछले कुछ समय में पैसा बना के नहीं दिया, जुझारूपन रहा लेकिन पैसा नहीं बना। ऑटो में मैं 2 व्हीलर पे स्पेस की बात कर रहा हूँ। हीरो मोटो की वो शाइन चली गई, और इन कंपनियों के साथ अगर आप देखें थोड़ा सा दिक्कत ये भी हुई कि एक्सपोर्ट मार्केट भी कमज़ोर रहा। टीवीएस के साथ इशू थे, उनके पास अपना एक ईवी आर्म और वो स्टोरी कैपिटलाइज कर रही थी। बट आपका ओवरऑल 2 व्हीलर स्पेस पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है, पर ये स्पेस जो है एक थोड़े से चैलेंज के थ्रू गुजर रही है। बिकॉज एक चीज ये हुई है जो हमने देखा है
कि ये पिछले 1.5 साल में इन्फ्लेशन काफी हाई रहा है और उसकी वजह से एक जो नॉर्मल टू व्हीलर का प्राइस है वो काफी जोर से बढ़ गया। मगर आप जैसे कि आपने अभी हीरो की बात की, तो हीरो का जो एक बेस्ट सेलिंग मॉडल है, अगर आप वो देखें, पैशन जो उनका मॉडल है, स्प्लेंडर एंड पैशन, वो प्री कोविड जो एक बाइक 57-58 हजार में आती थी, अब उसके प्राइस जाके अबाउट 75-80,000 हो गए। तो 25-30% टू व्हीलर के प्राइसेस बढ़ गए हैं और एक इन्फ्लेशन की वजह से रूरल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया है इंडिया में। उस वजह से थोड़ी सी रूरल इकोनॉमी स्लो चल रही है और टू व्हीलर की सेल्स जो है, जो प्री कोविड लेवल थी उससे भी आज की तारीख में 20 से 30% नीचे है सभी कंपनियों के लिए, इंक्लूडिंग हीरो मोटर्स। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सिक्लिकल स्लो डाउन है। इस बार मानसून अच्छा आ रहा है, तो नेक्स्ट जो खरीफ क्रॉप होगा उसके साथ में टू व्हीलर की सेल्स पिकअप होनी चाहिए, तो तब तक थोड़ा सा ये सेक्टर सॉफ्ट रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, चलिए शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और इन सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। तो ये आपके लिए व्यू इस समय मार्केट को लेकर, और थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ज़रूर है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। मार्केट देखिए क्या ज़बरदस्त इंट्राडे में वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी दोनों तरफ घूम रहा है। एक बार जरा फिर लेकर आइए वो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, और देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी रेड में गया। जब हमने शो स्टार्ट किया था उसके बाद एक वर्टिकल स्लाइड आई, ऑलमोस्ट उसी तेज़ी से बैंक निफ्टी फिर वापस रिकवरी के मूड में, और 40,000, जैसा मैंने कहा आज क्लियरली, आज एक जैसे ही मार्केट कोलैप्स कर रहा है वहाँ पर पुट राइटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और जैसे ही मार्केट रैली कर रहा है वहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। असेंशली मार्केट अभी भी एक रेंज में है और कहीं बहुत ज़्यादा जाने के मूड में है नहीं इस समय, लेकिन निफ्टी पर अब इस समय डिसेंट ट्रैक्शन है, और 17,152 इस समय निफ्टी का लेवल। और कुछ स्टॉक्स जो इस समय अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC लाइफ लेकर आइए एक बार ज़रा। आज क्लियरली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है, सुबह के वो ब्रोकरेज व्यू के बाद से इसमें ट्रैक्शन है, लेकिन अभी फ्रेश इंटरडे हाई लगाया है स्टॉक ने। टाटा कंज्यूमर एक और स्टॉक है जहाँ पर आज सुबह से एक अच्छा ट्रैक्शन रहा है, और वो एक स्टॉक है जो एक थोड़ा अच्छा कर रहा है, प्लस बजाज फाइनेंस। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं, और एक के बाद एक जानकारों से जानते हैं कि बाय या सेल। गाबा सर आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए BTST या STBT। गाबा सर अनम्यूट करिए प्लीज़, बताइए सर BTST या STBT। BTST, सॉरी माफी चाहता। वेल अल्केम सही रहेगा। अल्केम में एक तेजी है, 193,210 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगता है 3,300 तक जाना चाहिए। बहुत अच्छा बार बना हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 3,175, 3,300 टारगेट। ओके, 3,300 का टारगेट, 3,175 का स्टॉप के साथ एल्केम लैब्स में आपको बाय करना है। अमित आपकी ट्रेड BTST STBT। जी अनुज जी, BTST रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक अच्छा पुल बैक दिया था कल, और आज वापस इसका कैंडल काफी अच्छा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 952 का प्राइस है, कैश में इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 970। स्टॉप लॉस रखूंगा 943 का। गोदरेज CP अगर आप देखें 950, गोदरेज CP में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई राय नहीं, और अच्छा मूव दे रहा था ये स्टॉक। एक बार जरा चार्ट लेके आएँ कि इसका गोदरेज CP का 952 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में बंद हो रहा है ये। हालांकि 3 दिन से इसी रेंज में है, लेकिन जो वाइल्ड स्विंग आया था फ्रॉम आई थिंक 902 टू 952 वो अभी तक कायम है। मानस आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? SDFC लाइफ लेके जाएंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर 20-day मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। लगातार 2 दिनों से हमने रैली देखी, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है 496 के ऊपर। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 489 की कैश लेवल से, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 515 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, HDFC लाइफ को कैरी करेंगे। हाँ, एक चीज़ तो है, स्क्रीन पे मैं रीड कर रहा था HDFC लाइफ। एक बार HDFC लाइफ लेके आइए। इज एट डे हाई 497 अबव 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और SBI लाइफ भी अगर आप एक बार दिखा सकें, और ये क्या कर रहा है एट 1111। नहीं, ये नहीं, ये बैकफुट पे आया है। चंदन आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे कल के लिए? सेफ्टी की तरफ जाऊंगा और ऐसे काउंटर में जाऊंगा जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ और आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। वो नाम रहेगा KPIT टेक। आप देखोगे KPIT टेक का जो प्राइस मूवमेंट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के उतार चढ़ाव का यहाँ पे कोई असर नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने
हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस को होल्ड किए हुए हैं। 3-4 दिन पहले भी हमने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी इंटेक्ट है। कल एक हल्का सा डिप आया, फिर भी सपोर्ट को नहीं तोड़ा। तो केपीआईटी टेक पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। अभी लगभग 898 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप 873 873 के स्टॉप लॉस से खरीदे। ऊपर में आपको लगभग 925 930 तक के टारगेट मिलने चाहिए। ओके चलिए, तो ये इस समय की BTST और STBT कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। गौरांग सर, आपके पास भी कोई स्टॉक है जो आपने स्पॉट किया? मैं देख रहा था अनुज, पिछले कुछ समय थे कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र थोड़ा बहुत चर्चा में रहा है, और अभी मैं जिक्र भी कर रहा था EPC रिलेटेड कंपनीज के बारे में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसी तर्क को अगर मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ाता हूँ तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी L&T हमें बहुत पसंद आती है, और हाल ही में इन्हों को भारतीय नौसेना से 3 कैडेट्स ट्रेनिंग वेसल्स का ऑर्डर मिला था, और बाकी अन्य बड़े काम भी ये कर रही है। और 2200 के आसपास मेरे ख्याल से L&T अच्छा लगता है। ओके, L&T पर दाम लगाना। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डीलिंग रूम्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ट्रेड्स फिर से एक बार डीलर्स ले रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आज फोकस में है। मन्नापुरम एक स्टॉक ऐसा है जहां काफ़ी सारे HNIs एक्टिव हैं। मन्नापुरम में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट की थी जहां अच्छी ग्रोथ के बारे में बात की, गोल्ड लोन से डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है। और आज ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो 5-6% यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स दिखे गए हैं, और यहाँ से भी डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली स्टॉक में 5 से 10 रुपये की अपटिक आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो जो पहला स्टॉक डीलर्स के रेडार पे है वो है मन्नापुरम फाइनेंस, और ये एक स्टॉक आज देखेंगे अगर आप तो लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है आज, लगभग डेज हाई पे ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक, और मल्टी ईयर लो पे स्टॉक खड़ा था और आज आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है हल्का फुल्का बंधन बैंक पे। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 4% यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ इस लेवल से भी BTST की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उनको लगता है 215 से लेकर 220 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट शॉर्ट कवरिंग भी FI डेस्क पे हो रही है। तो बंधन बैंक एक स्टॉक है जहाँ वो BTST का दाव लगा रहे हैं। बंधन बैंक BTST का दाव लगाता हुआ, और आपकी स्क्रीन पे 211 पे आज का सबसे स्टार परफॉर्मर 211.80 के स्तर पे एक पुल बैक। और याद रखिएगा इस स्टॉक ने आज अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में टेस्ट किया है 6 मार्च के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद। बट निफ्टी बैंक की अगर क्लोजिंग 40,000 के आसपास हो रही है तो इट विल बी अ क्लोज अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट आई थिंक 13 मार्च। लेकिन अनुज, एक बात है कि इस पुल बैक में जो अहम भूमिका है वो है मात्र ICICI बैंक की। जरा एक बार ICICI बैंक लेके आइए। 853 से 861, थोड़ी ड्रेसिंग जो की है वो ICICI बैंक ने किया अनुज। बिल्कुल, और ये दूसरी बार है जो ICICI बैंक इस तरीके का आपको एक मूव दिखा रहा है। और आज फिर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इनफैक्ट 851, मैं 200 में सिंपल फॉलो करता हूँ तो 851 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज था इसका वीरू। और आज का आप लो देखेंगे अगर तो वो भी उसका ऑलमोस्ट शायद वहीं पर ही आएगा स्टॉक का। और अब इस समय डे हाई पर आज का लो मैं एक बार निकाल लेता हूँ। आज का लो 851 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 851, बिल्कुल एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। और ये आपकी स्क्रीन पर इस समय इनफैक्ट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये जो क्रॉसओवर हो रहा है ICICI बैंक और इसमें 50 और 200 डे मूविंग एवरेज में एक बार मैं अपने चार्ट पे कंफर्म कर लूँ। हाँ, 50 डे 854 पर है यहाँ पर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट इस समय ICICI बैंक में। एक व्यू ले लेते हैं फिर इसके ऊपर ICICI बैंक पर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है मार्केट का वीरू। तो ये एक्चुअली स्लाइटली थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ से नीचे 200 डे मूविंग एवरेज तो फ्लैट है, 50 एक्चुअली थोड़ा नीचे आ रहा है, तो नेगेटिव क्रॉसओवर का डर है एक्चुअली यहाँ पर। लेकिन गाबा सर, ICICI बैंक पर कोई व्यू? अच्छा लग रहा है मुझे ICICI बैंक। मुझे लगता है मोमेंटम है और अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 861, 870 तक पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेच है, इसमें मोमेंटम है। स्टॉप लगाना चाहिए 853 या 855 का सही रहेगा। 870 पॉसिबल है, स्ट्रेच है लेकिन अपमूव ऑन है। चलिए एक काम करते हैं, अब इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेने का भी वीरू फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेकार में ना रिस्क ही रहेगा लोगों को ऐसी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करके।
तो इस समय आपका शाम का क्या प्लान है? पठान देखने वाले हैं कि नहीं? मैं भुगत चुका हूँ, शब्दों का चुनाव मेरा देखिएगा आप, मैं भुगत चुका हूँ, तो अभी कोई प्लान नहीं। ओके। मैं देखिए शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं इस मूवी को जैसे आप भी जानते हैं, आप भी और मैं भी, और मैं मुझसे कोई अभी भी कहे ना कि स्वदेश जो है वो 4 बार देख लो, तो मैं 4 बार देख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मूवी मैं पसंद नहीं कर पाया। हाँ, एक अभी अमेजोन पे सीरीज थी, बताऊँ मैं बताऊँ कुछ देर में आपको नाम, अनुज, वो मैंने कल देखी। ओके। फैमिली के ऊपर थी, अभी मैं नहीं फैमिली के ऊपर थी, अभी नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा उसका। बहुत अच्छी है, अगर आप जाके देखनी हो ना प्लीज देखिएगा एक बार, गजब थी। मैं भी नाम बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा अभी उसी को कंप्लीट करने का मन है, नो पठान। ओके, नो पठान, ठीक है। तो काफ़ी एक्चुअली सीरीज इस समय अच्छी आ रही है वो वेब पर, वो देख सकते हैं। और जैसा वीरो ने कहा, पठान तो खैर मतलब वो स्वदेश तो 4 बार क्या आप 40 बार दिखा लें, उतनी बार देख लेंगे हम, इतनी अच्छी लगी थी पिक्चर। लेकिन मार्केट फिर थोड़ा सा एक ट्रैक्शन अब आपको अपसाइड पर दिखा रहा है, और ख़ास तौर से जैसा ICICI बैंक की बात की थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम नॉर्मली ये मानते हैं कि लास्ट के आधे घंटे में जो इंडियन ट्रेडर है, वो स्मार्ट ट्रेडर है, वो काफ़ी हद तक प्रीएम्प्ट करता है कि ओवरनाइट US मार्केट में क्या होने वाला है और कल सुबह हमको गैप अप मिलने वाला है या गैप डाउन मिलने वाला है। कई बार वो गलत भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हर बार ही सही पड़ता है, लेकिन कंसिडरिंग कि डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स में कुछ नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई पोजीशनिंग लेंगे नहीं इस समय मार्केट में। तो बड़ा मूव तो अब आज जो ओवरनाइट जो डेवलपमेंट आएगी उसके बाद ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब बैंक निफ्टी में ट्रैक्शन बन रहा है, और उनकी पावल जी की स्पीच से पहले और फेड के डिसीजन से पहले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक 40,000 फिर से निफ्टी बैंक ट्राई कर रहा है कि उसको हिट किया जाए। एक स्टॉक लेकर आइए लार्सन एंड टुब्रो, वो उस समय अब फ्रेश इंटरडे लो बना रहा है। सुबह अच्छा ट्रैक्शन था इस स्टॉक में, लेकिन अब डे लो पर। और एक लेकर आइए यूपीएल में अच्छा ट्रैक्शन है। और वीरो स्टॉक देखिए एक बार आईटीसी का 3 दिन का ये पैटर्न देख रहा हूं मैं। सुबह फर्स्ट हाफ में काफी वीकनेस है, लेकिन सेकंड हाफ में ये रोज रिकवरी कर रहा है स्टॉक। हाँ, रोज रिकवरी कर रहा है, लेकिन अनुज कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है इस स्टॉक में, पर कोलैप्स नहीं कर रहा है और अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। 50 डेमा को नहीं वॉलेट कर रहा है। याद रखिएगा, आईटीसी का कंसोलिडेशन अच्छा होता है इस पूरे टेन्योर में। 1 फरवरी 2022 को इसका गोल्डन ईरा शुरू हुआ था, जिसे कहते हैं ना, इसके कार्यकाल का, इसका अब तक के करियर का सबसे स्वर्णिम युग जो था वो बीता 2022 था। और जब इसने 2-3 महीने का कंसोलिडेशन करा है, उसके बाद जब ब्लास्ट होता है स्टॉक, तो गजब का ब्लास्ट होता है। मानस, क्या अभी आपको धैर्य रख के आईटीसी में बैठना चाहिए? क्योंकि 50 डेमा वॉलेट नहीं हुआ है, और आप देखिए ना, पूरे 2022 में हमेशा 50 डेमा और 100 डेमा पे बेस बनाता है और फिर वहां से एग्जैक्टली अगर आप देखें शूट अप करता है। आपका टेक इस वक्त आईटीसी पर? देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आई है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार मेरे ख्याल से आज तीसरा या चौथा दिन है जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी की राय नहीं रहेगी, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 386 के ऊपर रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जो कि 369 के आसपास है। ओके, अच्छा अनुज, मैं बताऊं आपको, अब मुझे सीरीज का नाम मालूम चल गया, हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई। ये मौका मिलेगा ना अनुज, देखिएगा, मेरे ख्याल से आप 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और रत्ना पाठक जी हैं इसमें, अतुल कुलकर्णी जी हैं, राज बब्बर जी हैं, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। और बहुत अच्छी लगी मेरे को, लाइट बिल्कुल, और बट हाँ, आप अकेले देख पाएंगे, बट अच्छी सीरीज़ है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। बस किसी ने एकदम से मुझसे ट्विटर पे पूछा कि नाम बता दीजिए, तो मैंने बता दिया, हैप्पीली फैमिली कंडीशन अप्लाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा प्लीज़ एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। मार्केट ब्रेथ विद दिस क्लोज एट 17,154, 40,011, ये निफ्टी बैंक का स्तर है। और याद रखिएगा, निफ्टी IT अगर इस लेवल पे क्लोज होता है तो एक बार फिर से इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे बंद होगा। एक बार ब्रेथ लेके आइए, कैसी रही ब्रेथ आज? देखिए, सुबह अप्रॉक्सीमेटली 75 लॉन्ग्स थे जब मैं लास्ट टाइम 9:30 पे इसको अगर आप देखें जज कर रहा था तो, और लगभग 54 शॉर्ट्स थे।
राइट नाउ इट्स 62 लॉन्ग, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बंधन बैंक, कैनफिन होम्स जो सुबह हमने ट्रेड पिक किया था, एलकेम, डॉक्टर लाल पैथ लैब और आईसीआईसीआई प्रू। डॉक्टर लाल पैथ लैब याद रखिएगा, जैसे कोविड रिलेटेड खबर्स को हमने क्रैक किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया और वोडाफोन आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आदित्य बिरला कैपिटल, आईडीएफसी, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। और अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूँ, जिन स्टॉक्स में आज शॉर्टिंग हुई है उसमें सबसे ऊपर थे इट्स एबीबी में थोड़ा सा हायर लेवल से आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बीएचएल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। आज बी फैक्टर सुबह हावी था, बाद में जाते जाते अगर आप देखें बीएचएल और बीपीसीएल, ये दो स्टॉक्स आज बैकफुट पे रहे। नाल्को बैकफुट पे था, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग डेल्टा कॉर्प में, अदानी पोर्ट्स में, इंडिया मार्ट में, एचएएल में और एनटीपीसी। अच्छा, दो स्टॉक्स की क्लोजिंग जाते जाते देख लेते हैं कैसी हो रही है। लेट्स टेक बजाज फाइनेंस, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इस पे हुआ था एंड क्या सुपर क्लोज है बजाज फाइनेंस का एट 5835। अमित, आपका टेक क्या होगा बजाज फाइनेंस पे? एक शानदार क्लोज जो इसे लॉन्ग होल्ड कर रहा है, वो कैरी करे क्या कल के लिए, और फ्रेश एडिशन का प्रोस्पेक्टिव आपका? जी डेफिनेटली मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और इसको करना चाहिए। और 3 दिन पहले जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। जो ब्रेकडाउन लेवल जब लगभग 5730 5750 का था, उसके ऊपर हम काफी कंफर्टेबली क्लोज कर रहे हैं। तो जिन्होंने 2-3 दिन पहले शॉर्ट किया था, मेरे हिसाब से वो ट्रैप्ड है। नियर टर्म में मोमेंटम बना रहेगा। 5835 का प्राइस है। मुझे लगता है कि इफ ग्लोबल मार्केट्स आर स्टेबल, ये 5900 5950 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 5780 का। ओके, बजाज फाइनेंस, जी हाँ, काफ़ी टाइम के बाद एक स्टॉक में मूव आ रहा है। और एक बार जरा चार्ट लेकर आइए डॉक्टर रेड्डीज़ का, इंटरडे चार्ट डॉक्टर रेड्डीज़ का इस समय, और एकदम अब हाईएस्ट पॉइंट पर। अच्छा, फार्मा ने भले ही अंडर परफॉर्म किया हो, लेकिन ये एक फार्मा स्टॉक है जो अब थोड़ा ट्रैक्शन दिखा रहा है और अपने 52 वीक हाइस को अभी स्टॉक दस्तक दे रहा है। करीब करीब सिर्फ 3.5% दूर रह गया 52 वीक हाई से, और 52 वीक लो जो इसने बनाया था वहाँ से इसने एक अच्छा पुल बैक दिया है, करीब करीब 18% का। तो डॉक्टर रेड्डीज़ पर आपको इस समय एक डिसेंट मूव दिखाई देगा। अमित, यहाँ पर कोई व्यू आपका? डॉक्टर रेड्डी, रीजन है कि कल 2 दिनों की अगर हम कैंडल देखें तो उसमें एक हायर शैडोज बनी थी और आज स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। तो जो सेलर्स 2 दिन से हमें ऊपर के लेवल्स में नजर आ रहे थे, उसको स्टॉक ने सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया है। जिस हिसाब से डेज हाई पे क्लोज हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम बने रहना चाहिए। 4600 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस इसका लगभग रहेगा 4430 रुपीज का। चलिए, डीआरएल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डी हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आज एक पुल बैक था। एंड लुक एट ल्यूपिन आपकी स्क्रीन पर, शानदार मूव। और हालांकि ये इसका सेटअप बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट यू कैन से इट्स अ डेड कैट बाउंस और 660 को स्ट्राइक करता हुआ। और अगर मैं आज ओआई की शीट को अगर आप देखें यहाँ पर रीड करूँ, मतलब किन किन स्टॉक्स में आप देखें सब्सटेंशियल मूव रहा या फिर सेक्टर्स में, याद रखिएगा टॉप ओआई गेनर्स रहे आज सीमेंट 5.3% के बिल्डअप के साथ। ग्रेसिम में आज शॉर्टिंग हुई, बस जेके सीमेंट 12.9 लॉन्ग, रैमको सीमेंट्स में शॉर्ट कवरिंग और अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.4% का बिल्डअप लॉन्ग। उसके बाद कैपिटल गुड्स में अगर आए तो आज कैपिटल गुड्स में एबीबी में शॉर्टिंग थी, देन बीएचएल में शॉर्टिंग थी, देन डिक्सन में शॉर्टिंग थी और एचएल में शॉर्टिंग थी और हेवल्स में भी शॉर्टिंग थी। बस हुआ क्या यहाँ पर कि आज वर्लपूल और वोल्टास यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ थी, बाकी पॉलीकैब में स्ट्रेंथ थी। आज मोर और लेस कैपिटल गुड्स ने थोड़ी सी शॉर्टिंग विटनेस की है और एलएनटी ने अगर आप देखें थोड़ा बहुत लॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्पेस था तो इट वाज बैंक्स, और बंधन बैंक में 5.3% बिल्डअप और आरबीएल में करीब 2.9% का बिल्डअप। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप शॉर्ट कवरिंग थी आज, और कैनरा बैंक में 1.8% बिल्डअप। एसबीआई सुबह चला, लेकिन चलने के बाद कोलैप्स हो गया और बैकफुट पे आके खड़ा हो गया। अच्छा, फार्मा, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम में कई बार जिक्र आज कोविड इश्यूज का किया, फार्मा में क्या हुआ? निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स जो था वो थोड़ा सा पुल बैक देखे गया, बट यस, अगर मैं इस वक्त देखूं तो जायरस में 2.2%, सन फार्मा जिसे कहते हैं टेक्निकली सबसे अच्छा स्टॉक कोई था तो इट वाज सन फार्मा, यहाँ पे करीब 1.4% बिल्डअप। डॉक्टर लाल पैथ लैब लगभग 3.1% बिल्डअप, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे औरविंदो फार्मा करीब 1.6% बिल्डअप, और साथ ही साथ एलकेम करीब 4.8% बिल्डअप। फार्मा में आज सबसे अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। और एक आईटी स्पेस को अगर मैं जाते जाते देखूं
तो यहाँ पे याद रखिएगा मिड कैप आईटी कंफर्टेबल था, ऑल्दो निफ्टी आईटी क्रैश हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट डीलों की ट्रैजेक्टरी की तरफ क्लोज होता हुआ। HCL टेक्नोलॉजीज 3.3% बिल्डअप, इन्फोसिस 7.2% बिल्डअप, विप्रो करीब 3.9% बिल्डअप, बट मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्टवेयर आप देखें आज शॉर्ट कवरिंग थी, कोफोज में शॉर्ट कवरिंग थी, लगभग 1% का लॉन्ग था, 6% का लॉन्ग बिल्डअप वहाँ पे। MCX, एम्फोसिस और साथ ही साथ टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आज थोड़े बहुत लॉन्ग विजिबल थे। और एक सेक्टर और जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा जहां पे आज थोड़ा सा मूव अच्छा था और ये लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी देखा गया, इट वाज फाइनेंस। SBI लाइफ 3.7%, SBI कार्ड्स लगभग 4.1% और मैक्स फाइनेंशियल्स, मन्नापुरम फाइनेंस, इन सभी स्ट्रक्चर्स में, M&M फाइनेंस में आज, ICICI प्रू में, IDFC में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा गया। अब अगर आप क्लोजिंग की ट्रैजेक्टरी को देखें तो अनुज, न कुछ मिला न कुछ खोया, लौट के शाम को मैं वहीं आया जहां सुबह से चला था। ओवर टू यू अनुज फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल रिहू, और जैसे मैं कह रहा था कि शायद एक एंटी क्लाइमैक्स का एक वो दिन बन जाए आज, और सबसे बड़ी बात होगी कि कल भी एंटी क्लाइमैक्स हो जाए। एंटी क्लाइमैक्स मतलब आप मान के चल रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा लेकिन कुछ होना। एक रेंज बन गई है 17,250 ऊपर और मेरे ख्याल से 16,950 के करीब नीचे, और अब उस देखते हैं उस रेंज को ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए बिग वॉल की तरफ चलते हैं और ट्रेड्स को रिकैप करते हैं, मार्केट को रिकैप करते हैं। निफ्टी करीब 44 पॉइंट ऊपर 17,152। याद रखिएगा सुबह इसने 17,200 को क्रॉस किया था और कंफर्टेबली क्रॉस किया था, लेकिन वहाँ से फिर स्लिप हुआ। निफ्टी बैंक 40,000 पर बंद हो रहा है। बिल्कुल एडजस्टमेंट के बाद शायद थोड़ा बहुत मामला चेंज हो, लेकिन आज का डिसअपॉइंटमेंट रहा निफ्टी आईटी। सुबह इसने स्टार्ट की करीब 300 पॉइंट की रैली के साथ, लेकिन अब फिनिश कर रहा है करीब सिर्फ 40-50 पॉइंट की रैली के साथ। तो ये आज का सबसे बड़ा आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट। मिड कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर रहा आपके लिए, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी तेज़ी, 0.5% की तेज़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन आज पूरे दिन स्ट्रांग रहा, 1687 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1149 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। ये बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस आपके स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी मेटल जहाँ पर हल्का सा मूव था, निफ्टी ऑटो जो करीब 0.5% चला। आज फार्मा में ट्रैक्शन था, काफ़ी टाइम के बाद हमने इस तरीके का मूव देखा। निफ्टी फार्मा करीब 1% ऊपर आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। निफ्टी FMCG करीब 0.5% ऊपर। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ अच्छे सौदे बने आज। फाइनेंशियल स्टॉक्स लगातार दूसरे या तीसरे दिन HDFC लाइफ में अच्छी तेज़ी, इंडेक्स का टॉप गेनर 3%। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में बहुत टाइम के बाद हम एक कंटिन्यूस रैली देख रहे हैं, तो 2% दोनों स्टॉक्स ऊपर थे। उसके अलावा सन फार्मा में थोड़ी सी बाइंग थी, डॉक्टर रेड्डीज, तो फार्मा में आज ट्रैक्शन था। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर थोड़ी बाइंग, UPL, हिंडाल्को। इंडेक्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? ICICI बैंक ने करीब 3/4% की रैली यहाँ पर। IT में रैली फेल हुई, लेकिन TCS फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। TCS में करीब 3/4% की रैली थी। अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। रिलायंस तेज़, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा स्लिप हुआ ज़रूर। नीचे क्या था? BPCL 2% नीचे, NTPC, कोल इंडिया, तो PSU स्टॉक्स में थोड़ी डिक्लाइन। अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स थोड़े से नीचे। एक्सिस बैंक में थोड़ी सी सेलिंग, HDFC बैंक में थोड़ी सी सेलिंग और कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी सी सेलिंग। तो ये कुल मिलाकर आज का लेखा जोखा, और फ्लैट विद मार्जिनल पॉजिटिव बायस आज का मूव निफ्टी का 35 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर आज की ट्रेड में। फिर जय अनुज, जब एक काम करते हैं, क्लोजिंग तो अगर आप देखें अब करीब इसी शांत कहेंगे आप, 70 अंकों पर निफ्टी बैंक और 35 अंकों पर निफ्टी। आइए सीधे सौदा की टीम को देखते हैं। आज जो सुबह टीम्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया गया था आशीष और नीरज जी की तरफ से आज के इस सेशन को प्ले करने के लिए, और वहाँ पे रिजल्ट्स क्या रहे आपकी स्क्रीन पे आएगी। पहले आशीष की टीम, और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक, ओरेकल फाइनेंशियल्स, मिड कैप IT, वेदांता आज और ONGC। तो ये 4 स्टॉक्स अच्छा सब्सटेंशियल मूव देखे गए, 2 और 1% का। फिर आइए नीरज जी की टीम में मन्नापुरम फाइनेंस 2.5%, और विंडो फार्मा 2%, SBI लाइफ 1.5% और HG इंफ्रा एक स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। तो क्लोजिंग शांत थी। लाजमी है कि बड़ा ग्लोबल इवेंट है, सब ने धैर्य से और कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करके आज रखा। और दिग्गजों में अगर आप देखें तो शायद कुछ बैंक्स लाइक ICICI बैंक और रिलायंस
इनका मूव काफ़ी इंप्रेसिव रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल मेरे ख्याल से गुरुवार है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।